Even chili has a great source of vitamins when it helps you for your digestion. फर्स्ट थॉट उनका वही था कि मुझे बेस्ट क्वालिटी की स्पाइसेस जो मैं अपने खुद के घर पे खा रहा हूँ वैसे ही मसाले मुझे दुनिया में पहुँचा। तो वही सिटी से स्टार्ट किया। काफ़ी लोकल मैन्युफैक्चरर है, वो सिंपली आएगा, एक टेंट डालेगा, चिली लाया वहाँ रॉ मटेरियल रखेगा जहाँ क्वालिटी की कोई स्टैंड नहीं है, स्टोन्स होंगे उसमें, और भी काफ़ी कुछ कचरा होता है, रेपर्स होते हैं, और सबसे ज़्यादा मात्रा में आती है इम्प्योरिटीज़ में डस्ट। हेल्थ और हाइजीन काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर ये प्रोसेस में अगर मैंने कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ किया और मैं मैन्युअली मोड पे गया तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ होगी हाइजीन। सबसे ज़्यादा जो मिक्सिंग होती है, क्योंकि मसाला इज अ पाउडर, तो उसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, भूसा और देयर आर लॉट का ईट पाउडर। हाँ, काफ़ी कुछ चीज़ें। इज दैट ट्रू? उसकी तो प्रैक्टिस फिक्स है। अगर मैं पर्टिकुलर आलू की सब्जी बना रही हूँ तो 1 टीस्पून चिली यूज़ करूँगी। तो कंपनी की क्वालिटी में अगर वेरिएशन आया तो वो अपनी क्वांटिटी में प्लस माइनस तो नहीं करेंगे। उनकी तो एक रूटीन प्रैक्टिस फिक्स है। इसका कोई भी तरीका नहीं है टू फाइंड आउट लाइक probably this is an adulterated spice, स्मेल से, टच से, टेस्ट से। तो कोई भी एग्रीकल्चरल क्रॉप है उसको बचाने के लिए पेस्टिसाइड का उपयोग हर कोई फार्मर करता है। बिजनेस को अगर एक इंसान स्टार्ट करना है तो कितना इन्वेस्टमेंट एंड हाउ कॉस्टली द मशीनरीज आर जनरली, इफ यू कैन टेल अस द नंबर्स। सालों की भी एक शेल्फ लाइफ होती है और वो विद इन शेल्फ लाइफ अगर यूज़ करो तो आपको रियल अरोमा, रियल फ्लेवर, रियल टेस्ट मिलेगा। एक्सपायर होने के बाद अगर आप यूज़ करोगे तो Hi Nirmit, welcome to Level Up with Anona. Yeah, hi Anona. Super excited. I mean FMCG और हेल्थ, आई थिंक ये मेरे फेवरेट सेगमेंट है पॉडकास्ट में, यू नो, एंड क्योंकि जो FMCG की, जैसे मैंने अभी तेल का किया था और आज हमारा मसाला का यू नो पॉडकास्ट है, तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो कंज्यूम तो एवरी इंडियन हम रोज डेली बेसिस पे करते हैं, बट स्टिल अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब मैं पर्सनली देख रही हूँ कि सोशल मीडिया पे चाहे हर दूसरी रील या कंटेंट कुछ ना कुछ पॉडकास्ट बन रहा है, कुछ बन रहा है, बट वो स्टिल वो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो एक हर इंसान के दिमाग में सेट होनी चाहिए ना, कि हाँ तुम खा रहे हो तो तुम कहाँ से ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, उसको कैसे तुम यूज़ करते हो, कितना एडल्टरेटेड, क्या प्रोडक्ट कितना सही है, वो सब इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। या तो आप इस इंडस्ट्री के पायनियर है एंड गुजरात बिजनेस के मामले में माना जाता है, एंड यू हैव लाइक वसंत मसाला, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मसाला company. So super excited. How are you feeling? I'm also excited. See, this is my first podcast with you. Yeah. And I'm very excited for this. Yeah. So मैं ना पहले एक बहुत थोड़ा ब्रॉड क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ, पर मेरे को ये जानना है कि क्योंकि आई हैव पर्सनली सीन कि लोगों को अगर ऐसा होता है ना कि यार कुछ चालू करना है, कुछ बिजनेस चालू करना है, तो ऐसा मसाला, यू नो, दिस इज वन थिंग दैट आई हैव पर्टिकुलरली सीन कि चलो एक मसाला फैक्ट्री खोल लेता हूँ और एक एक्सपोर्ट का बिजनेस करूंगा, इंडिया में नहीं पर एक्सपोर्ट में बहुत पैसा है। दिस इज लाइक अ माइंडसेट। तो मैं अगर एक मसाला इंडस्ट्री का ब्रॉडली आपसे पूछूं तो कैसी है, हाउ इज द इंडस्ट्री अकॉर्डिंग टू यू? See, India is the one of the biggest producer, consumer and exporter of spices in the world. India? हाँ, India. हाँ, पर why India is so big in मसाला, मेरे को वो जानना है। Right. So there are multiple reasons. एक तो है फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशंस है यहाँ, और प्लस जियोग्राफिकल एडवांटेज भी काफ़ी है इंडिया में, क्योंकि इंडिया काफ़ी वास्ट पेरिफेरी में है, जियोग्राफी में है। राइट। तो यहाँ अलग अलग रीजन में अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं। जैसे साउथ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश है तो वो चिली के लिए जाना जाता है, वहाँ पे इंडिया की बेस्ट चिलीज होती है। लाइकवाइज केरला या कोचीन है तो दे आर नोन फॉर दिस ब्लैक पेपर, कार्डेमम एंड ऑल। तो अलग अलग रीजन की अलग अलग अपनी खासियत है, और इसी की वजह से जैसे अभी गुजरात है तो ऊंझा एशिया का बिगेस्ट क्यूमिन की मंडी है। अच्छा, मुझे ओके। यस। तो ये तो मतलब जैसे मैंने ऑयल का भी जब एक बार किया था, तो ऐसा होता है कि हर स्टेट के हिसाब से लोग ऑयल डिफरेंट कंज्यूम करते हैं, या बिकॉज प्रोडक्शन जहाँ होता है वहीं का तुम्हें प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, ऐसा ही होता है क्या मसाले में? मसाले में ऐसा नहीं है एक्चुअली, जो स्पाइसेस ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, अलग अलग रीजन से आते हैं, तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। और उसके साथ साथ इंडिया का ट्रेडिशन भी आप अपन देखें तो बरसों से, यानी सदियों से मसालों का यूज़ कहीं ना कहीं हो रहा है। पहले कहीं आयुर्वेदा में यूज़ हो रहा था उसका, अपन जितने भी ग्रंथ देखे वो मसालों को एज अ मेडिसिन यूज़ करते थे। उसके बाद फूड की बात आती है तो हमारा फूड मसालों के बिना अधूरा है। कोई भी फूड, आई मीन इवन मॉर्निंग में आप शुरुआत करते, चाय बनाते, वहाँ चाय मसाला डलता है, वहाँ से लेके सोते तब तक, डिनर तक मसाले ही होते हैं। तो मसालों का कंजम्पशन हमारे ट्रेडिशन और कल्चर में भी काफ़ी रहा है। तो दीज आर दी मेन रीजंस।
प्लस मसालों का जैसे मैंने कहा कि मेडिसिनल वैल्यू काफ़ी हाई होती है. मेडिसिनल वैल्यू, यस. ईच एंड एवरी स्पाइसेस हैज सम मेडिसिनल वैल्यू. अच्छा, हाँ, आई नो अबाउट बेसिक हल्दी जैसे बोलते हैं, या काल वो. तो अच्छा, हम जनरली हल्दी जानते हैं कि जिसमें मेडिसिनल वैल्यू, पर ईच एंड एवरी स्पाइसेस हैज अ मेडिसिनल वैल्यू. ओह, आई डिडंट नो Even दैट. if even chili has a great source of vitamins, then it helps you for your digestion. चिली ग्रीन और रेड आप बोल रहे हो? रेड चिली. क्योंकि ऐसे चिली से क्या होता है, हम स्पाइसी खाते हैं तो सलाइवा बनता है. जितना सलाइवा बनेगा तो इट हेल्प्स यू फॉर योर डाइजेशन सिस्टम. तो वो हाउ इट वर्क्स, ऐसा है. और एक्सपोर्ट्स में भी इसकी डिमांड इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि बाहर के लोग इसकी जो मेडिसिनल इम्पोर्टेंस है वो समझते हैं. तो इसलिए ओवरऑल देखा जाए, दिस इज वन थिंग दैट यू आर सेइंग कि इंडिया से ज्यादा बाहर के देश तो बहुत ज्यादा समझते हैं व्हेन इट कम्स टू इंडियन मसाला. ट्रू, है ना? दैट इज वो शायद फूड में उनका यूज करने का तरीका अलग हो सकता है. कहीं चिली कहीं डायरेक्टली यूज ना करे या टर्मरिक, पर वो एज अ मेडिसिन उसको यूज करते हैं डेफिनेटली. बट मैं चिली का यहीं पर आपसे पूछ लेती हूँ. देयर इज दिस वन थिंग, जैसे आपने रेड चिली बोला व्हिच इज लाइक स्पाइसी, तो वो आपने की सलाइवा प्रोड्यूस करता है और इसलिए वो डाइजेशन में हेल्प करता है. बट बहुत लोग ऐसा भी बोलते हैं कि रेड चिली की जगह हरी मिर्च यूज करनी चाहिए. व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन ग्रीन चिली और रेड चिली ऑनेस्टली. कोई भी चीज़ आप वो तो आई मीन बोलते हैं ना कि आप कम मात्रा में खाओ तो हर चीज़ अच्छी है. कोई भी चीज़ आप एक्सेस खाओगे तो नुकसान करेगा. कोई भी कितनी भी हेल्दी चीज़ है वो सर्टेन लेवल के बाद एक्सेस होगा तो नुकसान करता है. ग्रीन चिली रेड चिली की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ है और दोनों के अपने अपने यूसेज है. क्योंकि ग्रीन चिली आपको कलर नहीं देगा. रेड चिली में क्या है, स्पाइसीनेस भी होता है प्लस कलर भी देता है आपकी डिश को. बट वो इतना हार्मफुल ऐसा जो एक माइंडसेट है वो नहीं है. नहीं, देयर इज नथिंग लाइक दैट. ओके, ठीक है. तो ओके, लेट मी स्टार्ट विद आपकी जर्नी से वसंत मसाला. हाउ लॉन्ग इट हैज बीन फॉर यू? सो इट्स 54 इयर्स ब्रांड. या तो कब, मतलब वो होता है ना कि आपकी जो शुरुआत हुई, आपकी जनरेशन, यू आर द फोर्थ जनरेशन, राइट? आई एम द थर्ड जनरेशन. यू आर द थर्ड जनरेशन. तो वो जो एक जनरेशन से आपने कैसे स्टार्ट हुआ, और ऑफ कोर्स कोई तो चैलेंज आया ही होगा, यू नो, इट्स अ बिजनेस और इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव मार्केट. तो टेल मी वो कैसे स्टार्ट किया, और कोई एक बिगेस्ट चैलेंज दैट यू रिमेंबर दैट हैपेंड व्हेन इट कम्स टू वसंत मसाला. सो वसंत की अगर हिस्ट्री की बात करें तो एज आई सेड आई एम द थर्ड जनरेशन इन दिस बिजनेस. माय ग्रैंडफादर स्टार्टेड दिस बिजनेस इन 1970. और झालोद टाउन से शुरुआत की थी बिजनेस की. झालोद एक ऐसा टाउन है जो एक ट्राइबल एरिया है, पंचमाल एरिया कहलाता है, आदिवासी एरिया. और वहाँ पे आज की तारीख में भी कोई इंडस्ट्रीज़ वहीं है नहीं. एक वसंत है जो वहाँ पे एक इंडस्ट्री चला रहा है. हाँ, तो वहाँ पे क्या अच्छी क्वालिटी की कोई भी फूड प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी की नहीं मिलती थी क्योंकि वहाँ का ऑडियंस वैसा था, आदिवासी लोग थे. तो कंपनीज भी वैसे ही प्रोडक्ट फिर सप्लाई करते थे. कंपनीज ज़्यादा प्रॉफिट पे फोकस करती थी. क्वालिटी वहाँ पे समझते थे कि ट्राइबल एरिया है तो यहाँ पे लो क्वालिटी चलेगी. तो वन फाइन डे ही रियलाइज़ कि ये जो क्वालिटी है ये वो क्वालिटी नहीं जो हम घर पे खा सकते हैं. तभी उनको क्लिक हुआ कि मुझे दुनिया तक ऐसे मसाले पहुँचाने जो मैं खुद अपने घर पे खाता हूँ. तो वो साबुत मसालों के ट्रेडिंग में तो ऑलरेडी थे ही. तो उनको पता था क्वालिटी क्या एक्चुअली स्पाइसेस की, रॉ स्पाइसेस की आती है, और जो पाउडर स्पाइसेस जो ऑलरेडी मिल रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है. और उसी थॉट के साथ उन्होंने बिज़नेस की शुरुआत की. तो सबसे फर्स्ट थॉट उनका वही था कि मुझे बेस्ट क्वालिटी की स्पाइसेस जो मैं अपने खुद के घर पे खा रहा हूँ वैसे ही मसाले मुझे दुनिया में पहुँचाना. तो वहीं सिटी से स्टार्ट किया? वहीं से स्टार्ट किया. यस. तो आज भी हमारा प्लांट वो ऑपरेशनल ही है. करीब 35-40 इयर्स तक वहीं वो प्लांट से ही हमने बिज़नेस ऑपरेट किया आज तक का. और वही प्रिंसिपल थॉट उनका वही था कि क्वालिटी. और वही थॉट प्रोसेस उनने कुछ एक वैल्यूज सेट किए थे बिज़नेस शुरू करने से पहले. कस्टमर मेरे लिए भगवान है, और मैं मंदिर में बैठे हुए भगवान को अगर चीट कर रहा हूँ इसका मतलब मैं कस्टमर को चीट कर रहा हूँ. यानी कस्टमर को हमेशा डे वन से उनने भगवान की तरह ही माना है. और मैं क्वालिटी में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा. मैं मेरे देश का गौरव बढ़े उस तरह के प्रोडक्ट बनाऊँगा. लोगों की हेल्थ अच्छी रहे मेरे मसालों से, मैं ऐसी प्रोडक्ट बनाऊँगा. तो हमेशा ही थॉट अबाउट द कस्टमर्स और कंट्री. दिस कम्स फर्स्ट. वाओ. तो ये दिस वाज लाइक 50 इयर्स बैक. या 54 इयर्स बैक. तो अब जो इतने साल हुए हैं, हाउ हैज द जर्नी बीन? एंड जो मैंने पूछा है कोई एक चैलेंज दैट यू रिमेंबर? यस. तो कोई भी नई जनरेशन फैमिली ओन बिजनेस में एंटर होती है तो वो सोचते हैं कि शायद मैं जो
ट्रेडिशनल बिजनेस चल रहा है उससे कुछ हट के कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करूँ या कोई स्टार्टअप करूँ शुरू। तो मैं भी जब एंटर हुआ बिज़नेस में तो मेरे पास कोई कंपल्शन नहीं था कि मुझे डेफिनेटली इसी बिज़नेस में जाना है। यानी फैमिली की तरफ से वो प्रेशर नहीं था। दैट वाज कंप्लीटली माय चॉइस। और इसीलिए आई स्टडीड द इंडस्ट्री कि यहाँ अगर मुझे ये इंडस्ट्री में एंटर होना है तो क्या स्कोप है ग्रोथ का, मसाला इंडस्ट्री के लिए पर्टिकुलरली। तो फर्स्ट आई एनालाइज दी माई ऑन इंडस्ट्री जिसमें हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो मैंने देखा कि यहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है, अनऑर्गेनाइज्ड स्पाइस मैन्युफैक्चर, वो काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका। उसके अगेंस्ट में ऑर्गेनाइज सेक्टर का कंट्रीब्यूशन अभी भी काफ़ी कम है। ठीक है। अगर रेशियो की बात कही जाए तो ऑलमोस्ट 70% अनऑर्गेनाइज मार्केट है। एक बार आप पहले डिफाइन कर दोगे अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड क्या होता है, फिर देन विल कंटिन्यू। अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी वो ऐसा सेक्टर जहाँ लूज अनब्रांडेड या लोकल मैन्युफैक्चरर है, वो अनऑर्गेनाइज्ड होगी। जहाँ कोई ब्रांड नहीं है, सिर्फ खुले में मसाले बना के बेच रहे, लेबल्ड नहीं है, पैकेट स्पाइसेस नहीं है, दीज आर कॉल्ड अनब्रांडेड स्पाइसेस। ठीक है। ब्रांडेड स्पाइसेस होगी यानी जितने भी ब्रांड्स है जो अपने खुद के ब्रांड में प्रोडक्ट बना के बेच रहे, दीज आर कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, कंटिन्यू नाउ। हाँ, ओके। तो मैंने देखा कि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है और ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम है। तो मैंने देखा यहाँ स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। मेरे पास अभी भी 70% मार्केट खुला पड़ा है जहाँ मैं काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। इवन इन अर्बन एरियाज? यस यस। कहीं पे सिर्फ रेशो में भी चेंज हो सकता है, कहीं पे 75-25 होगा, कहीं पे 65-35 होगा, बट इन एन एवरेज इट्स 70-30। ओके, ऐसा है। तो मुझे ये इंडस्ट्री में पर्सनली काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ स्कोप दिखा। और फूड ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे कभी भी आई मीन डाउनफॉल नहीं आएगा, कितना भी आई मीन बाहर आ जाए, इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाए, लोग खाना कम नहीं कर सकते। तो इस वजह से फिर मैंने इस इंडस्ट्री में आने को सोचा। अनऑर्गेनाइज्ड इज़ द बिगेस्ट चैलेंज इफ आई लिटरली से, या इट्स स्टिल अ चैलेंज, बट ऑनेस्टली मैं उसको चैलेंज की तरह नहीं पर एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूँ। क्योंकि आज मेरे पास मुझे 30% जो ऑर्गेनाइज मार्केट है उनके बीच फाइट नहीं करना है। आई एम डायरेक्टली कॉम्पिटिंग विद अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो मेरे लिए वो 70% मार्केट काफ़ी बड़ा है जिसमें मैं काफ़ी कुछ कर सकता हूँ। तो मैं उसको चैलेंज की तरह नहीं, उसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूँ। वेरी ट्रू। बट आपके जैसे, बिकॉज इट्स 3 जनरेशन दैट आर इन्वॉल्वड इवन नाउ, तो उसमें आपको ऐसे वो जो होता है ना ट्रेडिशनल माइंडसेट को, आप यू आर कमिंग, यू आर अ न्यू जनरेशन, और आप अपने थॉट प्रोसेस लेके आते हो, तो हाउ इज इट व्हेन इट कम्स टू वसंत मसाला? वो नई चीजें, नई टेक्नोलॉजी, नए चीजें जो एक ऐड होती है ना कंपनी में, हाउ डज दैट वर्क? आई मीन वो डिफिकल्ट और इजी है आपके लिए इन अ फैमिली बिजनेस स्पेसिफिकली? सी ऑनेस्टली ट्रेडिशनल बिजनेस वैल्यू सिस्टम एक अलग है और एक मॉडर्न वैल्यू सिस्टम है। हाँ। वसंत जो है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशन एंड मॉडर्न सिस्टम बोथ। ठीक है। दोनों की अपने अपने एडवांटेजेस है। जैसे ट्रेडिशन वैल्यू हमें हेल्प करती है कि अगर मुझे रॉ मटेरियल और प्रोडक्शन, वो ऐसी चीज़ें जहाँ मुझे एक्सपीरियंस की ज़्यादा ज़रूरत है। मेक सेंस। कोई भी नया बंदा मैंने सीनियर पोजीशन पे हायर कर लिया कि वो मेरे रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर ले और प्रोडक्शन कर ले, तो प्रोडक्ट और क्वालिटी में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो ये केस में एक्सपीरियंस ज़्यादा काम आता है। हाँ। तो इन सच केसेस आई बिलीव ट्रेडिशनल वैल्यूज़ आर हेल्पिंग मी। एट द सेम टाइम वी आर वेरी मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। हमारे हर डिपार्टमेंट में एचओडी है, बीट मार्केटिंग, सेल्स, एचआर, फाइनेंस, प्रोडक्शन, हर डिपार्टमेंट में एचओडीज है। वो आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली, दे आर टेकिंग देयर डिसीजंस इंडिपेंडेंटली। तो this is the beauty of our organization. Yeah. And I mean, I'll come back to that. I've been seeing your marketing, and I've been seeing the new ads, the new packaging, the new taglines, and of course Anil Kapoor on every packaging. Yes, I mean, that's amazing. आपने एकदम literally brand value completely, you have taken it to some other level. So kudos to you for that. But अगर मैं इसे अपना conversation आगे लेके जाती हूँ, तो जैसे आपने पूरा बताया, मैं थोड़ा मार्केट समझने की कोशिश कर रही हूँ। तो यू सेड कि अनऑर्गेनाइज मार्केट अभी भी इंडिया में कंपैरेटिवली बहुत बड़ा है। हाँ, तो इसका मतलब ये कि अगर कोई इंसान जो प्रॉब्ली पॉडकास्ट से समझना चाहता है कि एक मसाला ब्रांड, मसाला इंडस्ट्री में आए, तो वी कैन से कि इंडस्ट्री अभी भी बहुत ओपन है, लाइक फॉर एनी पर्सन हु वांट्स टू गेट इनटू। डेफिनेटली अभी स्कोप तो बहुत ज़्यादा ही है। स्कोप अभी भी बहुत ज़्यादा है। ओके। डोमेस्टिकली भी और एक्सपोर्ट मार्केट भी ओपन है।
हाँ, तो राइट वहाँ तो जितना आप एक्सपांड कर सके इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है। राइट ओके। तो अब एक फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे एक थोड़ा प्रोसेस अगर मैं समझूं कि एक एक होता है ना कि रॉ मटेरियल की आपने बात करी, तो व्हाट्स द प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ रॉ मटेरियल टू अ फाइनल एक जो प्रोडक्ट हमारे हाथ में आता है, जो कंज्यूमर के हाथ में, एक बार आप वो समझा सकते हो? यस यस सी हाउ इट वर्क्स। सबसे पहले तो रॉ मटेरियल, किसी भी प्रोडक्ट, अच्छी प्रोडक्ट बनाना है तो रॉ मटेरियल काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका रॉ मटेरियल जितना अच्छा होगा, प्रोडक्ट उतना, एंड प्रोडक्ट इतना अच्छा बनेगा। ठीक है। तो वी फोकस मोर ऑन क्वालिटी बेस्ड रॉ मटेरियल। क्वालिटी बेस्ड, और हमारे काफ़ी स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स है रॉ मटेरियल परचेसिंग को लेके। ठीक है। रॉ मटेरियल परचेसिंग में कोई भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ हम प्रीफर नहीं करते, क्योंकि मुझे गोल हमारा सेट है, हमको बेस्ट क्वालिटी बनाना है, तो रॉ मटेरियल तो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट बेस्ट ही लेना है। दैट्स द मेन थिंग। अब मार्केट में क्या सभी तरह के रॉ मटेरियल मिलते हैं, ए ग्रेड क्वालिटी, बी ग्रेड, सी ग्रेड क्वालिटी सब मिलते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अपन जब आप शॉपिंग करने जाते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, एप्पल लेने जाते हैं, सेम सप्लायर आई मीन सेम वेंडर के पास 200 रुपीज़ के जी के एप्पल भी होंगे और 300 रुपीज़ के जी के भी एप्पल होंगे। दोनों एप्पल ही है, बट फिर भी क्वालिटी में डिफरेंस होता है। लाइकवाइज वो एंड यूज़र के माइंड में क्या होता है, चिली मतलब चिली, बट ऐसा नहीं है। चिली के भी कई अलग अलग ग्रेड्स, अलग अलग वेराइटीज़ होती है। ओके। तो सिलेक्टिंग द राइट काइंड ऑफ रॉ मटेरियल एट द राइट टाइम एट द राइट प्राइस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। ओके, तो आपने बोला जो वेराइटीज होती हैं दैट इज मेजरली बिकॉज अल्टीमेट रॉ मटेरियल जो आपने लिया था दैट इज वन मेजर रीजन। या ओके। तो अगर मैं रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट की बात करूँ, तो वन ऑफ द डायरेक्टर मिस्टर आशीष भंडारी, ठीक है, ही कम्प्लीटली टेक्स केयर ऑफ प्रोक्योरिंग द रॉ मटेरियल। ठीक है। वो इसलिए क्योंकि मैंने जैसे बताया, रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना काफ़ी आई मीन चैलेंजिंग और व्हाट वी से वेरी क्रूशियल टास्क। क्यों ऐसा, मतलब व्हाट हैपेंस? क्योंकि सी इट्स अ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, और वो कम्प्लीटली क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है कि इस साल न्यू क्रॉप जो आएगा वो बेहतर आएगा, ख़राब आएगा, कम आएगा, ज़्यादा आएगा, है ना। अगर बारिश अगर ज़्यादा हुई तो भी क्रॉप कम आ सकता है। तो उसमें दो पॉसिबिलिटी होती है कि क्वालिटी थोड़ी डिटोरेट हो जाएगी क्योंकि ज़्यादा बारिश हो गई, प्लस रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी कम होगी तो प्राइस भी काफ़ी हाई हो जाएंगे उस टाइम में। मेक सेंस। बारिश कम होगी तो भी क्रॉप कम हो जाएगा और प्राइस बढ़ जाएंगे। इसीलिए उसको राइट क्वालिटी एक तो खरीदना वो ज़रूरी है, वो भी राइट टाइम पे कि कब खरीदना चाहिए, क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइसेस काफ़ी वॉलेटाइल रहते हैं। ठीक है। और काफ़ी फ्लक्चुएट होते हैं। तो जल्दबाजी भी नहीं कर सकते, एट द सेम टाइम आप डिले भी नहीं कर सकते। और बाकी वेंडर्स भी तो बैठे होते होंगे हाँ, ना यस, टू गेट इट। हाँ, तो अभी अगर सारे वेंडर एक साथ मार्केट में आ गए परचेस करने को तो डिमांड सडनली बढ़ेगी, तो उस टाइम रॉ मटेरियल की प्राइस हाई हो जाएंगे। साइमल्टेनियसली अगर फॉरेन बायर्स, एक्सपोर्टर्स भी, उनकी भी डिमांड कभी कभी मार्केट में हाई हो जाती है। इन सच केसेस भी रॉ मटेरियल की प्राइस हाई चले जाते हैं। तो वो अब कौन सी क्वालिटी कौन से टाइम पे कैसे खरीदना, वो एक्सपीरियंस के बेस पे ही आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमको बस अच्छी क्वालिटी की परख है तो हम प्रोक्योरमेंट में जा सकते हैं। ट्रू ट्रू। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद प्रोसेस अगर हम मैं बात करूँ, तो रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर लिया। ये आप करते कहाँ से हो रॉ मटेरियल, मतलब इज देयर एनी आपके ऐसे सेट वेंडर्स होते हैं या आर देयर एनी स्पेसिफिक स्टेट, जैसे आपने अभी बताया कि साउथ में हमारे आई थिंक चिली आपने बोला इज ऐसे डिफरेंट स्टेट वाइज, तो दिस इज आल्सो सेट कि आप ये स्टेट से ये पर्टिकुलर लेते हो, और हाउ डज दैट वर्क? एक्चुअली इसमें प्रोसेस ऐसा है, जब भी न्यू क्रॉप आने वाला था उसके पहले आशीष जी खुद वहाँ फील्ड पे जाते हैं, फील्ड का सर्वे करते हैं कि इस साल क्रॉप क्या सिचुएशन क्या है। इससे वो तय कर सकते हैं कि क्रॉप अगर बेटर है तो राइट टाइम क्या होगा, इस बार क्रॉप कम आ रहा है तो क्या जल्दी लेना है या वेट कर सकते राइट प्राइस के लिए। तो वो फील्ड पे खुद जाते, सर्वे करते, प्लस जो रॉ मटेरियल अच्छा लगता है सबसे पहले उसको हमारी इन हाउस लैब में उसको सैंपल भेजते, चेक करते। हमारे कुछ पैरामीटर सेट है हर चीज़ में, वो पैरामीटर के फ्रेम में अगर वो लैब रिपोर्ट्स आते हैं तो ही वो रॉ मटेरियल परचेज होता है। यानी खरीद करने से पहले ही हम उसका टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये तो आपका चेंज भी होता रहेगा कि शायद इस वेंडर से आपने लिया था पर इस बार की उसकी क्रॉप अच्छी नहीं है तो नया ढूंढो। सी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है तो हर बार नए साल में उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते ही है प्रोडक्ट में। एंड कंसीडरिंग द वेदर राइट नाउ इट्स लाइक वेरी वोलेटाइल। तो इसलिए ये सब फैक्टर काफ़ी मैटर करते हैं।
टू आंसर योर क्वेश्चन कि आप पर्टिकुलर कोई वेंडर फिक्स है उनसे लेते हैं क्या है, तो स्पाइसेस में क्या है, हर रीजन में अपनी अपनी एक मंडी है। जैसे चिली की मैं बात करूँ तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटका 2 स्टेट्स है जहाँ पे चिली इंडिया की सबसे बड़ी मंडी है। एक है ब्यादगी जो कर्नाटक में है और एक गंटूर जो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। तो दीज आर दी बिगेस्ट मंडी ऑफ चिली। वहाँ पे इंडिया के सबसे हाई क्वालिटी के, लो क्वालिटी के मेजर क्वांटिटीज़ में चिलीज़ अवेलेबल होते हैं। ओके। और वहाँ पे इंडिया के जितने भी फार्मर्स हैं वो वहाँ पे वो मंडी में अपनी प्रोडक्ट सेल करने आते हैं। हम बीच में मीडिएटर्स होते हैं जिसको हम एजेंट्स बोलते हैं, कमीशन एजेंट्स बोलते हैं। दे हेल्प अस टू प्रोक्योर गुड क्वालिटीज़ ऑफ चिली फ्रॉम द फार्मर। जो हम वो एजेंट को हम पता है कि हम किस क्वालिटी की प्रोडक्ट हम परचेज आपका करते ब्रांड हैं। कब परचेज करता है? ही नोज आर वैल्यू सिस्टम, ही नोज आर क्वालिटी पैरामीटर्स, अकॉर्डिंगली उस टाइप की क्वालिटी वो हमको दिलाते हैं और हम वो प्रोक्योर करके हमारे जो भी कोल्ड स्टोरेजेस है उसमें हम स्टोर करते हैं। ओके। तो जैसे फरवरी मार्च में जनरली न्यू क्रॉप्स ऑफ स्पाइसेस सारे आ जाते हैं। हम प्रीफर करते हैं कि जो पूरे साल का जो भी प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट है कोई भी स्पाइसेस का, मेजॉरिटी ऑफ स्पाइसेस हम न्यू अराइवल ऑफ स्पाइसेस के दौरान हम खरीद लेते हैं उनको। अच्छा, अभी फेब मार्च में Yes. तभी ये सीजन बोलते हैं आपका कि दिस इज लाइक हाँ, सीजन है आपका कि ये अभी नए क्रॉप्स नए आए क्रॉप हैं। आते हैं। ओके, तो आपने सब नया मसाला बनाया तो यही वो भरवानू सीजन जो गुजरात में मैंने टिपिकली स्पेसिफिकली गुजरात में देखा है। है। हाँ, यस यस, तो दिस इज दैट। आप यू राइटली सेड, गुजरात में वो भरने का सीजन काफ़ी पॉपुलर है। हाँ। वो गेहूं भी भरते हैं, तेल भी भरते हैं, चावल है, शक्कर है, वैसे ही मसाले भी भरते हैं। हाँ। उसका वन ऑफ द रीज़न है, पहले की बिलीफ ये थी कि क्योंकि फेब मार्च में न्यू क्रॉप आता है तो तब फ्रेश रॉ मटेरियल मिलते हैं। ओके। तो तब लोगों की बिलीफ ये रहती थी कि मैं फ्रेश क्रॉप लेके उसको ग्राइंड करके अभी से पूरे साल के लिए मैं भर लेती हूँ ताकि वो सेम क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी मुझे साल भर तक मिले। राइट, मेक्स सेंस। तो ओह, इसीलिए बिकॉज़ दिस हैपेंस इन गुजरात। आई एम फ्रॉम यूपी। वहां तो कब यहाँ आते हमने चालू किया ये। यस यस, तो ये ट्रेंड गुजरात में ही है, आई गेस। हाँ। मुझे नहीं लगता और किसी स्टेट में नहीं इस तरह होता का है, हाँ, ट्रेंड है। जितना हाँ, इवन आई नो। यस ओके, यस। दैट्स अमेजिंग। इसमें मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला कि क्रॉप तो एक आपने बोला कि somebody can buy and मिर्ची, पक्की मिर्ची ले ली और उसको पीस के रखा इज वन थिंग। हाँ, दूसरा, हम जैसे वी डायरेक्टली प्रॉब्ली बाय योर प्रोडक्ट्स, ऐसा भी होता है कि वी कैन डायरेक्टली बाय द ब्रांड्स एंड कीप इट फॉर द होल ईयर? हाँ हाँ, वैसा भी होता है। ब्रांडेड में भी लोग जैसे काफ़ी हमारे कंज्यूमर है जो मार्च अप्रैल में पूरे साल के मसाले एक साथ खरीद लेते हैं। बिकॉज वो भी फ्रेश, एकदम फ्रेश है, वो उनकी बिलीफ है, क्योंकि ट्रेडिशन, ये सब फैमिली ट्रेडिशन पे डिपेंड करता है। हाँ, जैसे घर में ग्रैंड मदर है या मदर है तो वो उनमें बिलीफ है तो वो आज भी फॉलो करते हैं। हाँ, गॉट इट। ठीक है, सो आई गॉट द प्रोक्योरमेंट पार्ट कि रॉ मटेरियल्स हमने लिए, एंड देन व्हाट हैपेंस उसके बाद? यस, तो रॉ मटेरियल हमने प्रोक्योर करके स्टोर कर लिया। ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो जैसे रॉ मटेरियल फैक्ट्री में आता है, उसके हमारे क्वालिटी चेक्स होते हैं, रॉ मटेरियल फैक्ट्री में आता है, फिर भी उसके वापस लैब टेस्ट होते हैं कि हमने जो पैरामीटर सेट किए थे उसके अकॉर्डिंग ही है रॉ मटेरियल। और फिर नेक्स्ट प्रोसेस होता है क्लीनिंग प्रोसेस। ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि ये सीधा फार्म में से आते हैं रॉ मटेरियल, तो इसमें यू कैन अंडरस्टैंड कि कितने सारी इम्प्योरिटीज़ होती है। सबसे पहले तो सबसे स्टोन्स होंगे उसमें, फिर डस्ट होगी, फार्म में होता है तो और भी काफ़ी कुछ कचरा होता है, रेपर्स होते हैं, कुछ भी होता है, वो सब आता है रॉ मटेरियल में। ओके। और सबसे ज़्यादा मात्रा में आती है इम्प्योरिटीज़ में डस्ट, सैंड। यस यस। अब ये डस्ट ऐसी चीज़ है कि हम नॉर्मल आई से हमको बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगी, बट जब आप उसको माइक्रोस्कोप में अगर चेक किया जाए क्लोजली तो इतनी बारीक बारीक डस्ट होती है, आई मीन व्हाट वी कैन से टेल्कम पाउडर जैसी बारीक डस्ट। तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्लीन मैन्युअली, तो इसके लिए सारा ऑटोमाइजेशन टेक्नोलॉजी यूज़ होती है जिसमें रॉ मटेरियल सबसे पहले क्लीनिंग प्रोसेस में जाता है। और उसमें मैंने जितनी भी ये इम्प्योरिटीज़ बताई है, स्टोन्स है, डस्ट है, थ्रेड्स है, रैपर्स है, और लास्ट स्टेज में माइन्यूट डस्ट, जो बारीक डस्ट है, जो आई मीन मैन्युअली क्लीन नहीं हो सकती, वो सारा हाई टेक्नोलॉजीज यूज़ करके उसको प्रॉपर क्लीन किया जाता है। ठीक है। इतना प्रॉपरली क्लीन होता है कि यानी एट द एंड ऑफ द डे हम अगर वेस्टेज देखें तो हमें पता चलता है कि इसमें से कितनी सारी इम्प्योरिटीज़ निकलती हैं।
तो ये सारी इम्प्योरिटीज मैन्युअली करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, नहीं कर सकते हम। आप बड़े बड़े इम्प्योरिटीज निकाल सकते हैं, बट माइन्यूट डस्ट है वो कोई भी नहीं कर सकता। वी कैन ओनली डू इट थ्रू ऑटोमेटिक मशीन्स। या ओके, तो दैट्स द नेक्स्ट प्रोसेस। इसमें आई हैव लाइक सो मेनी क्वेश्चंस। अगर मतलब एक तो जैसे मैंने व्हेन आई वाज रिसर्चिंग आल्सो, तो इसमें लाइक देयर आर लॉट ऑफ बिग ब्रांड्स आल्सो जो जिनमें मशीन्स जो है वो काफ़ी, बिकॉज यू नो प्रोडक्शन बहुत बल्क में होता है एंड ऑल ऑफ दैट, तो मशीन्स भी काफ़ी पुरानी होती है। तो उसमें शायद ये भी पॉसिबल ना हो कि मशीन्स की कैपेसिटी हो कि जैसे आपने यू नो डस्ट और छोटी छोटी माइनर चीज़ें भी निकलती हैं। तो डज दैट हैपन, मतलब हाउ डज दैट वर्क? इज दैट ट्रू आल्सो? सी मैं हमारी बात करूँ पर्टिकुलरली, तो वी बिलीव इन यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। यू हैव लेटेस्ट एकदम, ओके। तो हमने रिसेंटली 2020 में एक नया प्लांट एस्टैब्लिश किया है नियर अहमदाबाद, जो कह सकते हैं इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट एंड बिगेस्ट प्लांट है। ओके, ठीक है। फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट है, जिसमें रॉ मटेरियल अराइवल से लेके क्लीनिंग प्रोसेस, ग्राइंडिंग प्रोसेस, पैकेजिंग प्रोसेस, एवरीथिंग इज डन ऑटोमेटिकली। सो कहीं वहाँ पे कहीं पे भी डायरेक्ट ह्यूमन टच नहीं आ रहा है, क्योंकि हेल्थ और हाइजीन काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर ये प्रोसेस में अगर मैंने कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ किया और मैं मैन्युअली मोड पे गया, तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ होगी हाइजीन। क्योंकि सी वर्कर्स है, अब वो हाइजीन कितना मेंटेन कर रहे हैं, उनके हैंड्स कितने क्लीन हैं, समर में अगर प्रोसेस कर रहे तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दी हाइजीन कंडीशन। तो हम क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते और हाइजीन में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, इसलिए पूरा सिस्टम ही हमने ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया है। रॉ मटेरियल क्लीनिंग्स से लेके जितने भी स्टेजेस में से पास होता है, क्लीनिंग के बाद प्रोसेस आता है ग्राइंडिंग का, जिसमें रॉ मटेरियल है ग्राइंड होते हैं, ब्लेंड होते हैं। ठीक है। ब्लेंड होने के बाद वो पैकेजिंग मशीन्स में जाते हैं। ठीक है। तो पैकेजिंग मशीन्स में भी डायरेक्टली ट्रांसफ़र होता है, वो भी मैन्युअली नहीं होता है, देयर इज़ नो डायरेक्ट ह्यूमन टच। डायरेक्टली ही ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफ़र होता है हमारे बिग साइलोज में। साइलो के थ्रू पैकेजिंग मशीन। साइलोज कह सकते हैं अगर नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में ड्रम्स। अच्छा, ओके, गॉट इट। हाँ, पर ड्रम अपने जैसे 25-50 किलो के ड्रम्स होते हैं, ये होते हैं वो 500 kg 1 टन के कैपेसिटी के ड्रम्स। तो इंडस्ट्रियल लैंग्वेज में उनको साइलोज बोलते हैं। ओके, ठीक है। तो प्रोडक्ट गोज टू साइलोस जो पाउडर है, एंड साइलोस के थ्रू फिर पैकेजिंग मशीन में फीड किया जाता है पाउडर को, और पैकेजिंग मशीन से ऑटोमेटिकली। दैट इज आल्सो जो आपने बोला पैकेजिंग साइलोस के बाद जाता है, दैट इज आल्सो मशीनरी, और वो दैट इज आल्सो थ्रू मशीन्स। वो भी थ्रू मशीन्स होता है, ओके। तो पैकेजिंग मशीन में वो फीड करते हैं साइलो को, और फिर वो पाउडर सीधा आता है पैकेजिंग मशीन में, पैकेजिंग से ऑटोमेटिकली वो पैक होता है। ओके, तो हाँ, आपके तो मतलब डायरेक्टली कहीं भी ऐसे कोई ह्यूमन टच नहीं होता है। बट इसमें मैंने आई आल्सो सॉ कि लाइक जो मिक्सिंग होती है, दिस इज लाइक अ थिंग कि सबसे ज्यादा जो मिक्सिंग होती है, कि क्योंकि मसाला इज अ पाउडर, तो उसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं पता चला तुम क्या खा रहे हो, दैट इज इन द मसाला इंडस्ट्री, लाइक दैट इज इन द मसाला, एंड इवन भूसा और गोबर एंड ऑल, मतलब देयर आर लॉट, ईट पाउडर, हाँ, ये सब काफी कुछ यूज होती है। इज दैट ट्रू? एक्चुअली होता है ये सब? ये सब मिला के मसाला सब मिलाया जाता है? अनफॉर्चुनेटली अभी भी ये काफी जगह ये प्रैक्टिसेस अभी भी प्रिवेल कर रही है। हो रहा है? यस यस यस। मेजरली ये होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जैसे मैंने बताया लोकल मैन्युफैक्चरर है जिसकी खुद की कोई ब्रांड नहीं है, जिसको गुजरात में जैसे ट्रेंड है अभी मसाले भरने का, तो काफ़ी लोकल मैन्युफैक्चरर है जिसकी कोई ब्रांड नहीं है, वो सिंपली आएगा, एक टेंट डालेगा, वहाँ पे एक मशीन्स ग्राइंड करने की मशीन, जिसको अपन लेमन लैंग्वेज में घंटी बोलते हैं गुजराती में, जिसमें जैसे आटा पीसने की घंटी होती है चक्की, वैसे ही मसाले पीसने की घंटी होती है, वो एक डाल देगा। चिली लाया, वहाँ रॉ मटेरियल रखेगा सामने, लोकल मार्केट से रॉ मटेरियल ले लेंगे जहाँ क्वालिटी के कोई स्टैंडर्ड नहीं है, मैन्युअली क्लीन होगा और आपके सामने पीस देंगे। तो ऐसे लोकल मैन्युफैक्चरर काफ़ी होते हैं। वो 2 या 3 महीने के लिए अपना ये टेम्पररी टेंट डालेंगे, और वहाँ पे कस्टमर्स की लाइन लगेगी, फीमेल्स आएगी, रॉ मटेरियल देखेगी, परचेस करेगी, ग्राइंड करवाएगी और मसाले भर के ले जाएंगे। अब यहाँ पे ये लोग सबसे पहले तो ना क्लीनिंग प्रोसेस है, उनका कोई ब्रांड नहीं है, प्रॉफिट ज़्यादा कमाना है, तो तब ये इस तरह की प्रैक्टिसेस करते हैं, विच इज़ लाइक वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। नहीं, बट इसमें अगर वो सामने ही पीस रहा है तो वो कैसे मिक्सिंग कर देता है?
ये आपने अगर नोटिस किया तो काफ़ी बार हर बार सीज़न जब भी मसाले भरने की आती है गुजरात में, तो न्यूज़पेपर में काफ़ी सारे आर्टिकल आते हैं जिसमें वो स्कैंडल्स पकड़ते हैं। हाँ। कोई ये मसाले वाला है, उसने घंटी डाली है, घंटी के अंदर वो चिली या टर्मरिक जो भी रॉ मटेरियल पीसने के लिए जा वो रहा है, पर अंदर पाउडर कहीं और से आ रहा है दूसरा। यानी कस्टमर को दिख रहा है कि ये अच्छी क्वालिटी की चिलीज़ अंदर जा रही है, पर नीचे पर कुछ और ही पड़ा है। नीचे से बैकग्राउंड में से दूसरी चीज़ें मिक्स होके आ रही हैं। इनफैक्ट एक इंसिडेंस में मैं मेंशन करना चाहूँगा। एक तो आर्टिकल मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था जो न्यूज़ चैनल पे भी आया था, जिसमें ग्राउंड फ्लोर में कुछ तो है होल चिली जाती है, फिर नीचे से वो गुलाल और कलर वो मिक्स होके चिली वापस ऊपर दूसरी आ रही है। अरे बाप तो उस रे। टाइप का स्कैंडल पकड़ा गया था पूरा फोटोग्राफ्स वीडियोग्राफ्स के साथ। तो इस तरह के काफ़ी स्कैंडल एवरी ईयर आते हैं। आई एम वेरी स्कैर्ड कि इस तरह के अगर प्रोडक्ट कोई कंज्यूम कर रहा है तो क्या हालत होती होगी। हम सोचते हैं मसाले अपनी सेहत के लिए है, और इस तरह के अनहेल्दी प्रोडक्ट अगर कस्टमर खाएगा तो उनकी हेल्थ के साथ कितना ज़्यादा एंड नुकसान ऑन अ होगा। डेली बेसिस एंड लाइक मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग, हाँ, सुबह पूरी शाम। फैमिली ऑल एज से लेके किड्स तक सब यही चीज़ें खा रहे हैं। अब हम क्या चाहते हैं हमारी फैमिली मेम्बर्स, हमारे नियर डियर्स इस तरह के प्रोडक्ट या ऐसी क्वालिटी के मसाले खाएं। हाँ, एंड आई वंडर, आई मीन इतना मतलब वही है, अब अवेयरनेस नहीं है, यही बोल सकते हैं। चाहे कितने एड्स कर लो, कितने अवेयरनेस कैंपेन कर लो, जिनको नहीं सुनना है उन्हें शायद नहीं सुनना है वाला सिचुएशन है। ये इट्स अ मोर ऑफ कस्टमर्स बिलीफ बिलीफ उनको वाला। ये लग हाँ। रहा है कि मेरे आंखों के सामने मैं रॉ मिर्ची खरीद रही हूँ और वो मिर्ची वो मेरे सामने क्लीन कर रहा है और ग्राइंड कर रहा है तो बेस्ट क्वालिटी का होगा। पर ये बिलीफ रॉन्ग है। सबसे पहले तो रॉ मटेरियल जो है वहाँ पे कोई क्वालिटी स्टैंडर्ड नहीं है। हमारी जैसी जो बिगर कंपनीज़ है वो इंडिया के बेस्ट रॉ मटेरियल जिस मंडी में अवेलेबल है वहाँ से प्रोक्योरमेंट करते हैं सबसे पहले तो और जो ये लोकल मैन्युफैक्चरर है वो लोकल मंडी से खरीदते हैं। जैसे सपोज मैं अहमदाबाद में बोलूँ तो माधोपुरा मार्केट है, वो मसालों का मार्केट है। हाँ। तो लोग लोकल मैन्युफैक्चरर है वो ऐसे अहमदाबाद में माधोपुरा से मिर्ची से मंडी ले ले आई मीन माधोपुरा मंडी से मिर्ची लेके खरीदेंगे। ए ग्रेड की क्वालिटी हमारे जैसे प्लेयर्स ले लेते। दूसरे मार्केट में जो जाएगा लोकल मार्केट में वो जाएगा बी ग्रेड सी ग्रेड क्वालिटी बचा हुआ। हम एक साथ रॉ मटेरियल खरीद कर ले तो उसका वन ऑफ दी बिगेस्ट रीज़न ये भी है कि हम कस्टमर को एक जैसा टेस्ट पूरे साल तक देना चाहते हैं। यानी जो अभी चिली खरीदी 4 महीने बाद उसने नेक्स्ट पैकेट खरीदा तब भी चिली का उसको उतना ही स्पाइसीनेस और उतना ही रेडनेस उसको मिलना चाहिए, क्योंकि उसकी तो प्रैक्टिस फिक्स है। अगर मैं पर्टिकुलर आलू की सब्जी बना रही हूँ तो 1 टीस्पून चिली यूज़ करूँगी। तो कंपनी की क्वालिटी में अगर वेरिएशन आया तो वो अपनी क्वांटिटी में प्लस माइनस तो नहीं करेंगे। उनकी तो एक रूटीन प्रैक्टिस फिक्स है। अच्छा, वेरिएशन इसलिए आता है क्योंकि क्रॉप चेंज हुई है, रॉ मटेरियल चेंज हुआ होगा। हाँ, बहुत से लोकल मैन्युफैक्चरर ऐसा है जिनकी कैपेसिटी नहीं है रॉ मटेरियल एक साथ प्रोक्योर करने की। ओके। तो इसीलिए हम पूरे साल का रॉ मटेरियल प्रोक्योर करते हैं कि कस्टमर को कंसिस्टेंट क्वालिटी दे सके। वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ओके ओके। तो हमारे लिए काफ़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट होता है कि पूरे साल की जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो 2 से 3 महीने में हमको प्रोक्योर करनी है। हाँ, ऑफ कोर्स। तो एंड टू गेट दैट ऑन, लाइक यू सेड, ऑन टाइम एंड राइट टाइम, राइट प्राइस पे। प्राइस, हाँ, राइट दैट्स वेरी क्वालिटी, इंपॉर्टेंट। बट जैसे आप बता रहे हो ये सारी चीजें हम देखते हैं तो इसका कोई भी तरीका नहीं है टू फाइंड आउट लाइक probably this is an adulterated spice, स्मेल से, टच से, टेस्ट से किसी तरीके से भी पता चल सके एटलीस्ट। सी एंड यूज़र को अगर खुद से चेक करना है तो ऐसी कोई फिक्स मेथड्स नहीं कि जिससे वो पता कर पाए कि ये अनएडल्ट्रेटेड है या एडल्ट्रेटेड है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें अगर कुछ कलर मिलाया है तो सिंपली हम पानी के ग्लास में, कांच के पानी के ग्लास में चिली पाउडर को सपोज डाला तो शायद कलर अगर केमिकल यूज़ हुआ है कलर का तो वो डिफरेंस पता चलेगा, पता चलता है। बट फिर ये कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि उसमें कुछ मिलावट की है तो पानी में डाल के वो अलग से निकल के आ जाएगा। ये कुछ मेथड से जो साइंटिफिकली होती है, जो लैब के अंदर होती है, उसके थ्रू पता चल सकता है कि इसमें कुछ मिलावट है। गॉट इट। एंड इसमें जैसे जनरली एक चीज़ और विच इज़ वेरी कॉमन इज जैसे कश्मीरी मिर्च होती है, तो उसमें क्या होता है कि पीपल से कि कलर इसमें बहुत कलर के लिए लाइक इट इज़ यूज फॉर कि खाने में कलर आए, राइट? बट फिर एक माइंडसेट ऐसा आता है कि यार कलर आए इसके लिए उसमें बहुत कलर डाला हुआ है मिर्ची में। तो ये कितना सही है, मतलब इज इट हार्मफुल या हाउ डज दैट वर्क? तो कश्मीरी चिली है, उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि उसमें नेचुरल रेडनेस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। ठीक है। और पंजेंसी यानी स्पाइसीनेस लेवल, स्पाइस लेवल है
वो कम मात्रा में होती होता है, है, हाँ। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है और वो उसकी नेचुरल प्रॉपर्टीज़ होती है। तो जो भी ऑर्गेनाइज्ड या ब्रांडेड स्पाइसेस है, ब्रांडेड कश्मीरी चिली पाउडर है, उसमें कोई कलर जनरली ऐड नहीं करता है। अच्छा। जैसे हमारे जो भी प्रोडक्ट है वो 100% नेचुरल है, उसमें किसी भी तरह का कोई भी आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं होता है, अरोमा भी नहीं अरोमा भी यूज़ नहीं होता है, नहीं ना होता है, फ्लेवर ना कलर। ओके। तो दीज आर 100% नेचुरल। और कश्मीरी चिली की अगर बात करें तो वो उसकी प्रॉपर्टी ये है कि वो नेचुरल रेडनेस काफ़ी देता है। तो अगर कस्टमर को ये डाउट है कि कश्मीरी मिर्ची में कलर ऐड होता होगा, तो आई वुड से अगर कोई भी ब्रांडेड स्पाइसेस कंपनी का अगर कश्मीरी चिली यूज़ करे तो डेफिनेटली उसमें कलर यूज़ नहीं होगा। नहीं होता होगा। आई कैन नॉट गारंटी अबाउट अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर, क्योंकि उसमें तो काफ़ी कुछ प्ले हो सकता है। बट उसमें भी एक क्वेश्चन ये आता है कि जैसे आई गॉट द बाइफर्गेशन ब्रांडेड एंड अनऑर्गेनाइज्ड का, बट उसमें ब्रांडेड में भी बिकॉज देयर हैज बीन लॉट ऑफ न्यूज़, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगी, बट कि पेस्टिसाइड का इशू था या एथिलीन ऑक्साइड, ऐसे सब केमिकल्स मिले हुए हैं। राइट इस वजह से इंटरनेशनली भी हम वो प्रोडक्ट अब इंडिया से वो ब्रांड्स के प्रोडक्ट नहीं जा रहे हैं। यस तो वो एक तब वो क्वेश्चन आ जाता है दिमाग में कि यार ये है तो अब दीज आर लाइक बिग ब्रांड्स, कोई भी गूगल करेगा तो दे विल नो कि एंड दीज आर बिग ब्रांड्स। तो अब अगर बड़े ब्रांड्स ही में ये हो रहा है तो हम क्या करें, फिर तो अब ब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी खरीदे नहीं खरीदे। राइट तो वो एक क्वेश्चन दिमाग में आता है, व्हाट वुड यू से ऑन दैट? ऑनेस्टली मैं आई कैन नॉट कमेंट ऑन अदर ब्रांड्स, क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्रैक्टिसेस होती है, अपनी पॉलिसीज़ होती है। बट ऑनेस्टली अगर मैं हमारी बात करूँ तो हमारे जो स्पाइसेस है वो 100% नेचुरल रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। इवन प्रोसेस भी है वो नेचुरल प्रोसेस है, उसमें किसी भी तरह का आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं होता है। ठीक है। और हम किसी भी तरह के जैसे प्रोसेस में ईटीओ, इथिलीन ऑक्साइड जो आप बोल रहे हैं, उसका यूज़ कहीं नहीं करते। तो दीज प्रोडक्ट्स आर 100% नेचुरल एंड सेफ। पेस्टिसाइड की अगर बात करें तो कोई भी एग्रीकल्चरल क्रॉप है उसको बचाने के लिए पेस्टिसाइड का उपयोग हर कोई फार्मर करता है, वो चाहे फ्रूट हो, वेजिटेबल्स हो, ग्रेन्स हो या स्पाइसेस हो, सब में पेस्टिसाइड आता है। तो गवर्नमेंट ने जो पेस्टिसाइड अप्रूव किए हैं, फार्मर वो ही यूज़ करते हैं। और हर प्रोडक्ट में पेस्टिसाइड यूज़ होता है फार्मिंग लेवल पे टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम इंसेक्ट। गॉट इट। तो ये नेचुरली आता है, कोई कंपनी स्टैंडर्ड कंपनी स्पेशली वो पेस्टिसाइड प्रोडक्ट में ऐड नहीं करते। हाँ, जान के तो ऑफ कोर्स ऐड नहीं करेगी। यस, व्हाई दे विल प्ले विद देयर ओन ब्रांड। गॉट इट। तो ये कुछ मिसकंसेप्शन है कि कोई ब्रांड या कोई कंपनी पेस्टिसाइड या इथिलीन ऑक्साइड मिक्स करती है। ये ऐसा प्रैक्टिसेस जनरली कोई स्टैंडर्ड कंपनी नहीं करती है। ओके। सो अब आपका जो, जैसे आपने ये पूरा अपनी मशीनरी की बात करी या द प्रोसेस दैट यू स्पोक अबाउट, मैं नॉर्मली इफ अ पर्सन इज लिसनिंग और हु वांट्स टू अगेन wants to start their own business, अब और उसमें फर्स्ट थिंग जितना मेरे को अब समझ आया, the machine plays a major role, like after procuring the raw material, उसको पूरा अगर हमें प्रॉपर एक अच्छा प्रोडक्ट देना है तो हाउ कॉस्टली ये बिजनेस को अगर एक इंसान स्टार्ट करना है तो कितना इन्वेस्टमेंट एंड हाउ कॉस्टली द मशीनरीज आर जनरली, इफ यू कैन टेल अस द नंबर्स, कैसा है? सी ऑनेस्टली बोलना तो देयर आर टू वेज टू लुक एट दिस बिजनेस। ये बिजनेस शुरू करना है तो 5 लाख में भी शुरू कर सकते हैं। ओके। और अच्छे स्केल पे ले जाना है तो 100 करोड़ भी कम पड़ेंगे। इट डिपेंड्स कि आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, आपको क्या प्रोडक्ट बनाना है, कैसी क्वालिटी देना है। सी 5 लाख में क्या होगा कि सिंपली आज मैं एज अ लेमन में सोचूं कि इतने इजीली मसाले मिल जाते मंडी से, मैं ग्राइंडिंग मशीन ले लूँ जिसको हम घंटी बोलते हैं लेमन लैंग्वेज में, वो 2-5 लाख की मशीन ले आऊँ, रॉ मटेरियल को मैन्युअली क्लीन करके ग्राइंड करके पैक करके दे देता हूँ। बट उसमें कोई क्वालिटी स्टैंडर्ड नहीं है। हम 55 सालों का 54-55 सालों का हमारा एक्सपीरियंस है रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट का, हमारी कुछ पॉलिसीज तय है, वो 50-55 सालों के बाद हम उसको रिफाइन कर सके। कोई ओवरनाइट आके मैं सोचूं कि मैं ये नॉलेज ले लूँगा डे वन पे रॉ मटेरियल कब खरीदना है, कैसे खरीदना, तो ये नॉलेज ओवरनाइट नहीं आ सकता है। दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सिंपली खाली मैन्युअली क्लीन करना, उसको ग्राइंड करना, ये प्रोसेस नहीं है। उसके लिए डिपेंड करता है अपनी पॉलिसी क्या है। जैसे
उसके लिए पहले तो लेबोरेटरी होना चाहिए इन हाउस, कि रॉ मटेरियल खरीदे वो लैब में पहले चेक करे कि आर दे अप टू द मार्क और नहीं, तभी उसको हम फिर नेक्स्ट प्रोसेस ग्राइंडिंग के लिए ले जा सकते हैं। नेक्स्ट क्लीनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें, क्योंकि इतनी सारी इम्प्योरिटीज़ आती है, वो मैन्युअली पॉसिबल ही नहीं उसको क्लीन करना। आप बड़े बड़े इम्प्योरिटीज़ क्लीन कर लोगे, जो माइन्यूट डस्ट है वो तो अल्ट्रा मॉडर्न मशीनरी से उसी में ही पॉसिबल है। तो उसके लिए आपको क्लीनिंग मशीन्स में इन्वेस्ट करना होगा, तो विच इज़ ऑल्सो कॉस्टली अफेयर। फिर ग्राइंडिंग प्रोसेस है, ग्राइंडिंग में भी अलग अलग टेक्नोलॉजी आती है। नॉर्मल अगर टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, नॉर्मल मशीन्स, तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन किया उसमें तो मशीन्स गर्म होंगे, और गर्म होने की वजह से रॉ मटेरियल भी गर्म होगा। रॉ मटेरियल जब गर्म होगा तो कोई भी स्पाइसिस प्रोडक्ट है उसमें वॉलेटाइल ऑयल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं। अगर वो हाई टेम्परेचर पे उसको ग्राइंड करेंगे तो ये सारे इसकी नेचुरल प्रॉपर्टीज़ है वो या तो कम हो जाएगी, उससे उसका जो रियल टेस्ट है, फ्लेवर है, अरोमा है, सब कम हो जाएगा। इवन कलर भी चेंज हो जाएगा, डल होगा, शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टेक्नोलॉजी यू आर यूजिंग। हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी कही जा सकती है, जिसमें स्पाइसेस है वो कंट्रोल टेम्परेचर में ग्राइंड होते हैं, यानी रूम टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर पे वो ग्राइंड हो रहा है, ताकि मसालों में जो भी नेचुरल ऑयल है, मिनरल्स है, विटामिन्स है, वो इंटेक्ट रहे, कस्टमर को अच्छी क्वालिटी के मसाले मिले, उसका अरोमा जो है अच्छा मिले, इवन कलर भी काफ़ी फ्रेश कलर मिलता है, शेल्फ लाइफ भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। ओके। तो ये जो आपने बात करी कि वो जो कंसिस्टेंसी रखते हैं, रॉ मटेरियल इज द मेन रीजन कि उससे आपका हर मसाला सेम क्वालिटी सेम उससे हो, या इज देयर एनी अदर रीजन आल्सो? कंसिस्टेंसी का वन ऑफ द बिगेस्ट बेस है रॉ मटेरियल। आपने रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी का लिया है, और प्लस पूरे साल एक जैसी क्वालिटी कंसिस्टेंटली मिलती रहे, उसके लिए वो मटेरियल इतना आपके पास हाथ में होना चाहिए, क्योंकि रॉ मटेरियल हर बार जो बेस्ट रॉ मटेरियल मिल रहा है, फिर नेक्स्ट टाइम में परचेस करने में तो सेम ग्रेड का रॉ मटेरियल शायद ना भी मिले, तब शायद थोड़ा उससे एक ग्रेड डाउन क्वालिटी मिल जाएगी, तो फिर उस टाइम मुझे फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा रॉ मटेरियल में, तो हम वो करना नहीं चाहते। राइट। तो आपका भी, अगर मैं इंडिया की बात करूं, गुजरात में तो आई नो यू आर वन ऑफ द बिगेस्ट, बाकी यू हैव लाइक हाउ आर यू स्प्रेड इन नेशनली? तो हमारा डोमेस्टिकल में प्रेजेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हम गुजरात, राजस्थान, MP 3 स्टेट्स में फैले हुए, और रिसेंटली हमने महाराष्ट्र में भी लॉन्च किया है प्रोडक्ट। ओके। हमारे देर आर 400+ डिस्ट्रीब्यूटर्स है ऑल ओवर 4 स्टेट्स। ओके। और हमारे करीब 50,000+ रिटेलर्स हमारे अंडर में हैं अभी, इन दीज 4 स्टेट्स? यस, इन दीज 4 स्टेट्स जहाँ हमारी रीच है, एंड वी आर टारगेटिंग टू reach about 1 lakh retailers in coming 2 years. Wow. Okay. तो ये इन 50,000 रिटेलर से अगर मैं आपको पूछूं कि अप्रॉक्स आप ऐसे कितने कंज्यूमर्स को रीच कर पा रहे हो, व्हाट वुड यू से? लेट्स से ऑन एन एवरेज एक रिटेलर है वहाँ पे करीब 150 फैमिलीज अपना डेली नीड की चीजें वहाँ से परचेज ग्रोसरी खरीदते हैं, तो इट्स डायरेक्टली 150 into 50,000। एक चीज जो मैं अगेन फ्रॉम दोस पर्सपेक्टिव कि कोई इंसान अगर सीखना चाहता है टू गेट इनटू दिस बिजनेस, कि मार्जिन्स की हम बहुत बात करते हैं, आपका FMCG एक ऐसा फील्ड है, ऐसी इंडस्ट्री जिसमें बहुत लेयर्स है कंज्यूमर तक पहुंचने तक, कि फार्मर से आप लेते हो, फिर डिस्ट्रीब्यूटर से, फिर रिटेलर्स आता है, फिर एंड कंज्यूमर तक पहुंचता है। तो मैं प्रॉफिट मार्जिन या हाउ डज द मार्जिन वर्क्स, एक बार आप वो समझा पाओगे? तो आई विल एक्सप्लेन। हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, तो चैनल हमारी ऐसे वर्क करती है, कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट करते हैं, ठीक है, तो कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर्स को माल जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर जो है उनके असाइंड टेरिटरी है, उनमें जितने भी रिटेलर स्टोर्स आते हैं वहाँ वो सप्लाई करते हैं। सो फ्रॉम कंपनी टू डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर टू रिटेलर, एंड रिटेलर टू एंड यूज़र, ये हमारी नेटवर्क, चैनल नेटवर्क। अगर मैं मार्जिन की बात करूँ तो मार्जिन से वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट एंड कंपनी टू कंपनी वेरी करती है। तो मैं एक स्टैंडर्ड मार्जिन जो इंडस्ट्री प्रैक्टिस है, मैं वो बता सकता हूँ रेंज। जनरली डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन 8% से लेके 10% तक होता है, ठीक है। और रिटेलर मार्जिन क्या होता है, एक बार आप वो भी समझा सकते हो कि क्या? हाँ, तो मार्जिन ये है कि हाउ मच
परसेंटेज ऑफ बेसिक प्राइस डिस्ट्रीब्यूटर इज गेटिंग. ओके. अगर सपोज मैं डिस्ट्रीब्यूटर को 100 रुपीज़ में कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ और वो डिस्ट्रीब्यूटर को मैं 10% मार्जिन दे रहा हूँ, तो डिस्ट्रीब्यूटर आगे प्रोडक्ट 110 रुपीज़ में सेल करेगा. ठीक है. और रिटेलर मार्जिन की अगर मैं बात करूँ कि रिटेलर को कितना प्रॉफिट मिलेगा पर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, रिटेलर जनरली गेट्स 20% ऑफ मार्जिन. तो वो 15% से 20% तक वेरी करता है. तो मेजर मार्जिन रिटेलर्स का होता है मतलब रिटेलर को जाता है क्योंकि वहाँ पे उनका वॉल्यूम कम होता है और दे आर द वन हु आर डूइंग द स्ट्रगल और हार्ड वर्क. एंड व्हाट अबाउट ऑनलाइन, जैसे रिटेलर होगा इधर ऑनलाइन में, और इनफैक्ट जैसे ये जो हमने मार्ट्स या बिग ग्रोसरी स्टोर्स और इन सब की बात करी है, मार्ट्स की बात करी है, तो सुपर स्टोर्स एग्जैक्टली, तो उसमें कैसे होता है? इज दैट कॉस्टली और गोज द सेम? उसमें भी जनरली मोर और लेस मार्जिन यही रहता है. यस, ओके, मार्जिन सेम ही रहते हैं इसमें भी. एंड सेम फॉर ऑनलाइन जो हमने अभी बिग बास्केट एंड ऑल ऑफ दैट. ऑनलाइन में मार्जिन अलग रहते हैं बट वहाँ पे क्या, क्योंकि हैंडलिंग चार्ज, शिपिंग चार्ज काफ़ी हाई रहते हैं, प्लस प्लेटफॉर्म की एक सर्टेन फी रहती है, बट मोर और लेस यही मार्जिन वर्कआउट होता है. ऑलमोस्ट इट वर्क्स द सेम. गॉट इट. और आपका ऐसे कोई क्राइटेरिया होता है क्या टू चूज अ रिटेलर और टू चूज अ डिस्ट्रीब्यूटर? ऐसा भी कुछ होता है क्या? डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो हम सिलेक्ट करते हैं कि हमारी कुछ पॉलिसीज़ बनी हुई, वो पॉलिसीज़ में अगर फॉलो कर रहे हैं तो हम उनको डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करते हैं. राइट डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि फाइनेंस इज़ द इम्पोर्टेंट फैक्टर. डिस्ट्रीब्यूटर की मार्केट में गुडविल कैसी है, क्योंकि इसके अंडर में जो भी 300-500 रिटेलर्स को जो सर्विस दे रहा है तो उनके साथ उनका रिलेशन कैसा है, वो भी इम्पोर्टेंट. दैट विल हेल्प यू इन सेल्स ऑफ कोर्स. यस डेफिनेटली. तो डिस्ट्रीब्यूटर का सिलेक्शन डेफिनेटली हम करते हैं. हमारी कुछ पॉलिसीज़ है जिसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते. अगर वो पॉलिसी में फॉलो करते हैं तो हम उनको एज अ डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करते हैं. रिटेलर है तो रिटेलर में अगर देखा जाए तो क्लासीफाई कर सकते ए क्लास आउटलेट, बी क्लास आउटलेट एंड सी क्लास आउटलेट. ठीक है. ए क्लास आउटलेट यानी बोल सकते जो मिनी सुपर स्टोर जैसे. बी क्लास आउटलेट जहाँ पे ट्रेडिशनल ग्रोसरी स्टोर्स हो गए, और सी क्लास यानी जो छोटे रिटेल आउटलेट है. गॉट इट. ओके. यस. तो हम जो हमारे प्रोडक्ट है, क्योंकि ये स्पाइसेस डेली नीड की प्रोडक्ट है और कोई भी क्लास का आई थिंक इट शुड बी, हो वो मसाले तो यूज़ करता ही है. तो हम ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड तीनों ग्रेड के आउटलेट पे हमारे प्रोडक्ट प्लेस करते हैं. बट हु इज योर टारगेट ऑडियंस? जैसे मैं अगर आई थिंक MDH का मैं देख रही थी, तो मतलब जैसे उनका अगर आप देखते हो ना कि एड आप देखो, तो दे हैव बीन कंसिस्टेंट विद दिस थिंग कि माँ के हाथ का खाना, दैट्स लाइक देयर मार्केटिंग आप बोल सकते हो. दिस इज वन थिंग दैट दे हैव बीन. और काफ़ी जगह, बिकॉज आई हैव ऑल्सो वर्कड इन द मीडिया सेगमेंट एंड how FMCG works and everything, तो I've been seeing कि it's right now it's not like कि सिर्फ फीमेल ही हैं जो खरीदती हैं मसाले. it is dual. अब मेल्स भी जाते हैं, परचेजिंग करते हैं, they look at the brand and everything. तो आपके, अगर मैं आपसे पूछूं how is the market, who is your target audience, कैसे, how do you decide कि कौन है, who is the actual purchaser, what would you say? yes. तो ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो टारगेट ऑडियंस जनरली फीमेल ही रहती है, क्योंकि वही कुक करती है. और मसाले भी खरीदने से माना जाता है कि फीमेल ही जाती है. बट व्हाट आई बिलीव कि मसाले सिर्फ खरीदना या कुक करना सिर्फ फीमेल का काम नहीं है. आजकल की जनरेशन में आप देखें तो मेल्स भी कुक करते हैं या कुकिंग में हेल्प करते हैं. तो जो मसाले खरीदने का डिसीजन है वो सिर्फ फीमेल नहीं लेती है. इट्स अ फैमिली डिसीजन. क्योंकि देखिए डायरेक्टली कोई मेल नहीं बोलेगा कि आप ये ब्रांड का चिली खाओ, बट कैसे वो इन्फ्लुएंस करता है. जैसे आज चाय बनाई तो चाय अच्छी बनी या बुरी बनी, उस पे से फीमेल डिसाइड करेगी कि ये जो ब्रांड की मैं चाय यूज़ कर रही हूँ अच्छी है या खराब है. हस्बैंड ने बोल दिया ये क्या बकवास चाय बना दिया आज, बस पत्ती चेंज, ब्रांड तो वाइफ समझेगी कि ये ब्रांड की चाय अच्छी नहीं है. लाइकवाइज अगर मैं फूड की बात करूं, बच्चों ने बोल दिया आज खाना बहुत तीखा है, तो व्हाट मदर विल थिंक कि ये ब्रांड की जो मैं चिली लाई हूँ शायद वो तीखी है, वो अच्छी नहीं है. सो दिस इज़ हाउ फैमिली मेम्बर्स इन्फ्लुएंस द बाइंग डिसीजन. तो हमारा टारगेट ऑडियंस सिर्फ फीमेल नहीं है,
मेल और किड्स, वो भी इतने इक्वली इम्पोर्टेंट टारगेट हाँ। ऑडियंस है हमारे लिए। तो आई थिंक आपको तो इसमें इट्स मोर अबाउट द प्रोडक्ट, आपको उस पर ही फोकस करना पड़ेगा। इफ इट वर्क्स तभी either it's male or female they buy it. Yes, yes, It's yes. more on the product brand per se. हाँ, या तो पर I was recently checking, आपने जैसे अपनी टैगलाइंस वगैरह चेंज किए, तो एक चीज जो जैसे हम अवेयरनेस की भी जितनी बात कर रहे हैं अगर इसमें मसाला इंडस्ट्री में, तो वन थिंग दैट आई पर्सनली फील ऑल्सो इज, क्योंकि लोगों को ज्यादा ब्रांड्स के बारे में नहीं पता, तो उन्होंने जो बेसिक नाम सुने हैं वो टीवी एड्स देखे हैं या वो सारी चीजें, उस हिसाब से मार्केटिंग ड्रिवन परचेज भी एक लेवल के बाद होता है कि हाँ चलो अब हम सालों से वो मसाले यूज करते आ रहे हैं तो अब मैं वही यूज कर रही हूँ, बट एक मार्केटिंग ड्रिवन की वो एक ब्रांड का नाम मैंने देखा हुआ है तो यही खरीद लेती हूँ। दैट इज स्टिल द केस फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू थिंक, इज दैट ट्रू? मार्केटिंग जो है कोई भी प्रोडक्ट को पॉपुलर बनाने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, बट सिर्फ मार्केटिंग से ही प्रोडक्ट सेल होता है वो नहीं है। प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी अच्छी है। अगर आपने राइट क्वालिटी बनाई है तो मार्केटिंग आपका वर्क करेगा। मार्केटिंग जनरली क्या हेल्प करेगा, एक ब्रांड अवेयरनेस के लिए हैमरिंग करेगा ब्रांड नेम आपका, कंज्यूमर से कनेक्ट करने में हेल्प करेगा इमोशनली। बट अगर बेटर क्वालिटी है आपके पास तो आपको लॉयल कस्टमर्स मिलेंगे, रिपीट परचेज होगी। हाँ, तो आई थिंक वो जो फर्स्ट स्टेज होता है टू कि एक बार वो कस्टमर आपको ट्राई करे, दैट्स द मेन इम्पोर्टेंट थिंग। यस यस। तो मार्केटिंग और क्वालिटी दोनों ज़रूरी है। सिर्फ मार्केटिंग से कोई भी प्रोडक्ट आप बेच नहीं सकते कि कोई भी मैंने लो ग्रेड प्रोडक्ट बना दिया और ऊपर फुल मार्केटिंग करके मैं उसका मार्केट इवेंचुअली तो फिर कस्टमर को समझ आ ही जाता है। तो अल्टीमेटली यस, कस्टमर एक बार गलत साबित होगा पर नेक्स्ट टाइम फिर वो ब्रांड ही नहीं खरीदेगा। हाँ, वही वो रिटेंशन वाली जो बात आ जाती है ना, फिर अल्टीमेटली इट गोज बैक कि चलो मार्केटिंग देख के कस्टमर ने खरीदा भी है, बिकॉज दैट्स व्हाट आई फील कि ये है मार्केट में कि मसाला लोग देखते हैं मार्केटिंग, बट हाँ जो फिर आपने बोला दे यूज्ड इट, फिर उनको नहीं समझा तो दे स्विच्ड ऑन कि चलो अब मैं इस बोथ आर इंपॉर्टेंट, बोथ गोज हैंड इन हैंड वाला सिचुएशन। आपने भी रिसेंटली टैगलाइन भी चेंज की है। आई यूज्ड टू लव योर अर्लियर टैगलाइन आल्सो। यस यस, हमारी बहुत ही अच्छी टैगलाइन थी। व्हाट्स द रीजन? हाँ, तो हमारी अर्लियर टैगलाइन थी शुद्धता ऐसी ममता जैसी, यस, जो प्योरली प्योरिटी की बात करता था कि हमारे मसाले एकदम प्योर हैं, हमारे मसाले शुद्ध हैं, जहाँ क्वालिटी की बात होती थी। और ये टैगलाइन हमने करीब 2 डिकेड्स तक यूज़ की है। बट अब समय बदल रहा है, नई जनरेशन आ रही है, लोगों को पता है कि वसंत क्वालिटी के लिए जाना जाता है, तो एवरीबडी नोस कि वसंत है तो क्वालिटी तो बाय डिफ़ॉल्ट अच्छी ही होगी। तो नाउ वी वांट टू कनेक्ट विद द न्यू ऑडियंस और कंपनी को एक नया फ्रेश लुक देना था। इसी पर्पस से हमने नई टैगलाइन इंट्रोड्यूस की, प्यार तो होना ही था। प्यार थोड़ा जेनजी है और हर एज ग्रुप से कनेक्ट होगा वो। प्यार तो होना ही था, सिर्फ क्वालिटी की बात नहीं कर रहा है, क्वालिटी तो अच्छी होगी तो प्यार तो होना ही था, बट एट द सेम टाइम टेस्ट भी अच्छा होना चाहिए, प्योरिटी भी होना चाहिए, तो इमोशनली भी वो कनेक्ट होता है और हर एज ग्रुप से के साथ कनेक्ट हो सकता है। तो वो सोच के हमने नई टैगलाइन आपने वो नेक्स्ट स्टेप वाला काम किया, लाइक मार्केटिंग अब लोग आपको जानते हैं तो अब वो नेक्स्ट स्टेप की रिटेंशन वाला कि हाँ प्यार तो लिया यूज तुमने, अब प्यार तो होना ही था। क्योंकि अब मुझे प्योरिटी की बात करने की जरूरत नहीं है, वी हैव established ourselves as a quality based product brand। तो अब मुझे अब लोगों को बताना है कि हमारे जो प्रोडक्ट है वो हर एज ग्रुप के लिए। अब एक चीज, बिकॉज आई हैव बीन इन द मीडिया सेगमेंट सिंस लास्ट 10 years, तो और मैंने प्रिंट, रेडियो, डिजिटल और अब नाउ सोशल मीडिया सब जगह आई हैव वर्कड। तो आपके लिए बीइंग ऑन द ब्रांड साइड मार्केटिंग, अगर मैं मसाला सेगमेंट की बात करूं तो हाउ डू यू फोकस, क्योंकि अब इतने ऑप्शंस हैं, आप ट्रेडिशनल, आपके पास न्यूज़पेपर्स हैं, टीवी है, बिकॉज कंसिडरिंग मसाला ब्रांड, तो हाउ डू यू चूज एक मसाला ब्रांड मार्केटिंग कैसे प्लान करता है? टेल मी दैट आल्सो। आई फेयरली रिमेम्बर हमारा और आपका रिलेशन शायद मीडिया की वजह से ही हुआ था। और वी बीइंग इन एफएमसीजी कंपनी, हम हर तरह के मीडिया यूज़ करते हैं, 360 डिग्री मीडियाज यूज़ करते हैं, जैसे जिसमें ट्रेडिशनल मीडिया जितने भी आए ऑफलाइन के, प्रिंट है, आउटडोर है, रेडियो है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, वो भी यूज़ करते हैं। एट द सेम टाइम हम BTL एक्टिविटीज़, जो बिलो द लाइन एक्टिविटीज़ जिसको बोलते हैं, वो भी मेजरली यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है हमारे
एंड यूज़र से उनसे डायरेक्ट कनेक्ट करना, डायरेक्ट ब्रांडिंग, उनको हम सैम्पलिंग करते हैं, वेट टेस्टिंग करवाते हैं जिसमें हम हमारी कोई प्रोडक्ट से बनी हुई डिश उनको टेस्ट करवाते हैं। ओह ओके, अभी जैसे अचार का सीज़न आएगा तो हम वो पिकल टेस्ट करवाते हैं कस्टमर को, सो दे गेट टू नो के व्हाट इज़ द टेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि सिर्फ मसाले जो है एक इंटरमीडिएरी प्रोडक्ट्स है, वो डायरेक्ट कंज्यूम नहीं होने वाले हैं। हाँ मेक सेंस, मिर्ची आप डायरेक्ट नहीं खाएंगे, तो अब मैं मिर्ची उसको बताऊंगा तो शी विल नॉट गेट टू नो अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, इसलिए हम वेट टेस्टिंग भी इसीलिए करवाते वेरी हैं। इंपॉर्टेंट। हाँ, तो ये आप ऐसे रेस्टोरेंट्स वगैरह में करते हो या इट्स लाइक ओपन, हाउ डज दैट वर्क? नहीं, हम इन शॉप एक्टिविटीज़ करते हैं इन इसके शॉप लिए, और एक्टिविटीज, बहुत सी बार इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं जहाँ पे 100 200 500 लेडीज़ जहाँ गैदर होती है, वो उस इवेंट में हम एसोसिएट होते हैं। वहाँ हम कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, प्रोसेस के बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं हम, और एट द सेम टाइम हम वेट सैम्पलिंग भी करते हैं जहाँ हम प्रोडक्ट से बनी डिश उनको टेस्ट करवाते हैं। बट व्हाट डू यू थिंक, मतलब अब इतने साल से, अब बिकॉज यू आर द मेन पर्सन जिसने मार्केटिंग को बहुत, मैं बोलती हूँ इंट्रोड्यूस से लेके काफी आगे लेवल तक लेके गए हो वसंत में, आपने क्या, विच मीडियम वर्कड द मोस्ट फॉर यू, और या फिर अगर इतने सालों में आपने स्विच देखते हो कि ट्रेडिशनल से सोशल मीडिया पे आया, हाउ डज यू नो दैट सी वर्क्स? कम्प्लीटली है ना, ये हमारे बजट पे यूज़ डिपेंड करता है कि हम कौन से मीडिया कितने स्केल पे यूज़ करना है, ओके, क्योंकि ईच एंड एवरी मीडिया इज़ इम्पोर्टेंट एंड यू कैन नॉट लाइक स्किप एनी ऑफ द मीडिया। सर्टेन टारगेट ऑडियंस को आपको टारगेट करना है तो उसके लिए आपको वो मीडिया का यूज़ होगा। कुछ लोग हैं जो रेडियो सुनते तो आपको रेडियो पे ऐड करनी होगी, आपका True, टारगेट true. ऑडियंस वहाँ पे है। ट्रू, जैसे ट्रेड पार्टनर्स है या मेल है, वो न्यूज़पेपर डेली रीड करते तो मुझे प्रिंट मीडिया यूज़ करना होगा। यंग जनरेशन है वो डिजिटली अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, तो हम सोशल मीडिया और डिजिटल हाँ, मीडिया लाइक यूज़ यू करते मेंशन हैं। अ बिट, इट्स मोर ऑफ सो अ इट्स अ एवरी कॉम्बिनेशन जनरेशन ऑफ प्रोडक्ट। ऑल हाँ, मीडियाज। हाँ, ये कंपनी और ब्रांड पे डिपेंड करता है कि हाउ मच दे वांट टू स्पेंड, तो उनके स्पेंडिंग बजट के अकॉर्डिंगली वो मीडिया चूज करते हैं। बट आई थिंक जितना मैंने देखा, ट्रेडिशनल टीवी इज समथिंग दैट वर्क्स रियली वेल, बट आई थिंक दैट इज फॉर नेशनल सो इट हैज़ ब्रांड्स इट्स मोर। ऑन हाँ, बेनिफिट्स एंड ऑन डिसएडवांटेजेस, हाँ, क्योंकि उसमें क्या, नेशनल चैनल पे अगर मैं जाऊँगा तो इफ़ यू आर नेशनली प्रेजेंट देन इट गोइंग टू हेल्प यू, हाँ, अदरवाइज इफ़ यू आर प्रेजेंट इन सर्टेन स्टेट्स ओनली, तो आपको यू हैव टू पे ह्यूज कॉस्ट। वन थिंग दैट आई हैव सीन आल्सो, दिस इज लाइक अभी एकदम रैंडम मुझे आया, बट आई हैव सीन कि डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स भी बहुत डिमांड करते हैं फॉर मार्केटिंग, इज दैट ट्रू? आई मीन कि इट हेल्प्स देम टू सेल। डेफिनेटली मार्केटिंग हेल्प तो करता ही है। हाँ, तो देर आर टू पॉइंट्स टू लुक एट इट। एक तो है कि मेरा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, देन इट इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट योर मार्केटिंग कैंपेन। ठीक है, ठीक है। क्योंकि मैंने मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट किया और प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, देन देर इज़ नो यूज़ ऑफ और देर इज़ नो बेनिफिट ऑफ मार्केटिंग। कस्टमर मेरी प्रोडक्ट ऐड देख के खरीदने गया और रिटेलर बोलेगा नहीं ये प्रोडक्ट मेरे पास अवेलेबल नहीं, तो सेकेंड टाइम कस्टमर पूछने ही नहीं जाएगा। हाँ, मेक सेंस। सो अवेबिलिटी इज़ दी बेसिक नेसेसिटी, कि आप अवेबिलिटी पहले प्रोडक्ट की अगर आपकी शॉप्स में है देन यू कैन गो फॉर मार्केटिंग। ओके, बट एट द सेम टाइम डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर को, टू आंसर योर क्वेश्चन, मार्केटिंग हेल्प करता है। सो इन दिस कंडीशन ऑल्सो के बोथ गोज इन हैंड। yeah, so any innovative marketing campaign of yours that you remember, first thing that comes in your Yes, yes. mind? There are 2-3 campaigns which are very closer to my heart, Okay, and there are various reasons जहाँ हमने इनोवेशन यूज़ किया था, और जहाँ ट्रेडिशनली काफ़ी कंपनीज इस टाइप की इनोवेशन यूज़ नहीं करती, दे यूज़ जनरली ट्रेडिशनल मीडिया ओनली। okay, तो एक कैंपेन था जो हमने न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस की थी, अवधी गरम मसाला। अवधी गरम अवधी मसाला। गरम मसाला इट्स अ काइंड ऑफ गरम मसाला ओनली। हाँ, और सी रिटेलर्स के शॉप में साइज़ तो एक फिक्स है। अब रोज़ अनेक ब्रांड आते हैं, नई नई ब्रांड्स आती है, और या तो कोई ब्रांड है जो काफ़ी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, तो रिटेलर आर नॉट कीन टू टेक योर न्यू प्रोडक्ट, क्योंकि उनके पास स्पेस लिमिटेड है। तो अब मैं सिंपली न्यू प्रोडक्ट लेके जाऊंगा कि वी आर लॉन्चिंग दिस न्यू प्रोडक्ट अवधी गरम मसाला और आप मुझे स्पेस दो, तो शायद वो इतना एंटरटेन नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। तो प्रोडक्ट हमारा काफ़ी यूनिक था, अवधी गरम मसाला उसका नाम था, तो यानी अवधी सुन के हमको याद आता है अवध के। तो हमने एक स्टोरी बिल्डअप की और एक पूरी BTL एक्टिविटी बनाई उसके लिए, कि 5-7 लोगों की एक टीम है, क्रू है, जिसमें एक अवध का नवाब हमने एक कैरेक्टर डेवलप किया कि वो रिटेलर के पास जाएगा, आगे उनके सिपाही होंगे जो ढोल नगारे बजाएंगे,
उनका स्वागत करेंगे। रिटेलर के पास जाएगा, प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेगा कि मैं अवध से आया हूँ, ये एक खास अवध से आपके लिए खास प्रोडक्ट लेके आया हूँ, अवधी गरम मसाला। ये किया आपने? ये हमने किया। और काफ़ी रिटेलर्स को ये पसंद आया। इवन काफ़ी ब्रांड्स ने ये नोट किया हमारा कैंपेन, जिसमें 4-5 सिपाही ढोल नगाड़े बजा रहे, अवध के नवाब आ रहे, रिटेलर के पास नवाब जाता है, उनका सम्मान करते पहले रिटेलर का कि मैं अवध से खास आया हूँ और ये खास प्रोडक्ट आपके लिए लाया हूँ। एंड हम प्रोडक्ट के सैंपल उनको देते थे। रिटेलर वर सो लाइक अम्यूज्ड बाय दिस कैंपेन, तो हमको काफ़ी अच्छा ट्रेड में इसका रिस्पांस मिला। इवन काफ़ी ब्रांड्स हैं जिनने ये नोटिस किया और इट बिकेम अ टॉक ऑफ द टाउन। वेरी नाइस, एंड दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। आई मीन काफ़ी अच्छा कैंपेन था। वाओ। एक और कैंपेन था, हमने टी टेस्टिंग हमको करवाना था कि नए कस्टमर को हम अगर अप्रोच करना है तो मैं सिंपली टी मसाले का सैंपल देने की बजाय मैं मेरे मसाले से बनी हुई चाय उनको टेस्ट करवाता हूँ। उसके लिए हमने पूरा एक कैंटर बनाया था। कैंटर बोले तो एक वैन होती है जिसमें एक हमने फ्रंट साइड पूरा एक टी का बड़ा कप रखा था जिसमें वसंत का ब्रांडिंग था और पीछे टी के ब्रांडिंग किए हुए थे। हमारी टीम थी जो हर सिटी में जाती थी, सर्टेन एरिया में जहाँ पे क्राउड होता है वहाँ पे हम टी टेस्टिंग करवाते थे। और हमारी जो क्रू मेंबर्स थे वो उनको एंगेजमेंट के लिए कुछ गेम्स खिलवाते थे और गिफ्ट हैम्पर्स देते थे। तो ड्राई सैम्पलिंग, वेट सैम्पलिंग इस तरह से हमने काफ़ी किया। तो गुजरात, राजस्थान, एमपी के काफ़ी सारे सिटीज़ में हमारा एक कैंटर वैन घुमा और एक्टिविटी की और काफ़ी टेस्टिंग करवाया। ऐसा है। तो कम से कम करीब 2 लाख टी कप्स हमने टेस्ट करवाई। एंड आई थिंक चाय तो इज लाइक यू सेड ना, एवरीवन लाइक्स इट। टेस्टिंग की ज्यादा, एक बार टेस्ट हो गई तो फिर वो डेफिनेटली एक लॉयल कस्टमर बन जाएगा। लॉयल कस्टमर बन जाता है। ये कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो लोगों तक टेस्ट कराने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ, ओके। एंड व्हाट अबाउट पैकेजिंग, बिकॉज़ यू रिसेंटली आई थिंक आपने सारे अपने प्रोडक्ट्स के किए या सर्टेन प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग? हमने सारे प्रोडक्ट के पैकेजिंग एंटायर रेंज हमने चेंज किया। लाइक यू कंप्लीटली शिफ्टेड, व्हाई इज दैट? वो भी, इज दैट द सेम रीजन? क्या है? यस, हमको मेक ओवर करना था ब्रांड को, फ्रेश लुक देना था और नए ऑडियंस से कनेक्ट होना था। इसीलिए हमने पैकेजिंग में वाइब्रेंट कलर यूज़ किए हैं। तो पैकेजिंग पे हम जैसे हमने सेलिब्रिटी लिए अनिल कपूर को, तो वो भी हमको इंट्रोड्यूस करना था, पैकेजिंग को और अपीलिंग बनाना था। इसलिए हमने पैकेजिंग पे प्रोडक्ट फोटोग्राफी, फूड फोटोग्राफी बताया है जिसमें प्रोडक्ट कंज्यूमर को पता चले कि ये पैकेट के अंदर जो प्रोडक्ट है वो क्या है, किस क्वालिटी की है, वो या तो इससे किस तरह की डिश बन सकती है। ओके। तो न्यू पैकेजिंग आर वेरी अट्रैक्टिव एंड वेरी अपीलिंग। या बट इस पे आपने ऐसे, व्हाई डिड यू चूज अ मेल एज इन, बिकॉज़ इट्स अ मसाला ब्रांड और जितने आई हैव सीन शिल्पा शेट्टी, आई हैव सीन लॉट ऑफ अदर फीमेल यू नो ब्रांड एम्बेसडर्स, आपने स्पेसिफिक मेल क्यों चूज किया? बिकॉज़ कंसीडरिंग इट्स एफएमसीजी एंड मसाला। हम जब ब्रांड एम्बेसडर सिलेक्शन का डिस्कशन करें तो हमने उसके बारे में काफ़ी सोचा, हमारा इंटरनल डिस्कशन काफ़ी कुछ हुआ। हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि हमको हर एज ग्रुप के लोगों के साथ कनेक्ट होना है, ऐसा सेलिब्रिटी चाहिए, मेल हो, फीमेल हो, किड्स हो, इवन वो आई मीन यूथ जिनसे वो कनेक्ट हो सके। इसीलिए हमने अनिल कपूर जी का सिलेक्शन किया एज अ ब्रांड एम्बेसडर। वो 68 ईयर्स के हैं, फिर भी उनकी एनर्जी, यूथफुलनेस या उनका कनेक्शन हर एज ग्रुप के साथ है। ही इज़ फुल ऑफ एनर्जी। यंगस्टर आज उनको इसलिए इंस्पिरेशन लेते हैं उनसे क्योंकि फिटनेस लेवल उनका काफ़ी हाई है। इनफैक्ट 30 ईयर्स से लेके 65-70 ईयर्स के हर एज ग्रुप के लोग उनसे कनेक्ट हो सकते हैं क्योंकि उन्हें हर किसी ने उनकी मूवी देखी हुई है, तो उनसे काफ़ी कनेक्टेड है। एट द सेम टाइम अनिल कपूर जो है एक फैमिली ओरिएंटेड उनका पर्सोना है, जो हमारी कंपनी की आई मीन वसंत ब्रांड की जो वैल्यूज़ है उससे काफ़ी मैच होती है। क्लीन इमेज है उनकी, काफ़ी कोई कंट्रोवर्सी में वो नहीं आए और ही इज़ अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड मैन। इस पर्पस से हमने एक अनिल कपूर एज अ ब्रांड एम्बेसडर सिलेक्शन किया। वाई ब्रांड एम्बेसडर, सबसे पहला क्वेश्चन आपका तो ये था। तो सी वसंत, जैसे मैंने कहा कि क्वालिटी के लिए नॉन है, हर कोई जानता है कि वसंत की क्वालिटी अच्छी आती है, बट फिर भी अभी काफ़ी सारे ऐसे ऑडियंस है जो हमें नए ऑडियंस को कनेक्ट करना है, नए ऑडियंस तक पहुंचना है, जहां हमको लगा कि यहाँ हम वी आर लैकिंग, और जहाँ हमें एक सेलिब्रिटी की ज़रूरत है जो हमको कस्टमर के परसेप्शन और बिल्डअप करने में हेल्प करेगा, मेक सेंस, नए कस्टमर से कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। दैट्स व्हाई वी
took a help of celebrity or brand ambassador. But how was it? Did it work? Like, how do you Yes. see the response? Yeah. So this is very early stage to comment on it, but looking at the response through trade, through our channel partner and through some of our end users, we are getting very positive response. They are liking it very much. Yeah. They are like appreciating the packaging so much. शेल्फ पे जब पैकेजिंग रखे तो स्टैंड आउट डिफरेंटली हो रहे एज कम्पेयर टू अदर ब्रांड. हाँ, एंड आई थिंक वही, जब दो ब्रांड्स हैं, एक कस्टमर दोनों ब्रांड्स को जानता है, तो वो एक स्टैंड आउट तो मैटर करता ही है. दैट्स वेयर द आपने अपनी कंसिस्टेंसी क्वालिटी पे तो काम कर लिया, तो वो एक दूसरा जो जैसे यू सेड हैंड इन हैंड जाता है. आई थिंक दैट्स द सेकंड रोल. तो जो कस्टमर नए हैं जो शायद वसंत को नहीं जानते, बट वहाँ पे हमको ब्रांड एम्बेसडर हेल्प करते कि यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर दिस मींस कि एक्सटेंडेड कंपनी की प्रोडक्ट है. हाँ, मेक सेंस. बट अभी आपका हाउस इट लाइक यू मेंशन कि आप गुजरात में हो, महाराष्ट्र में हो, एंड वेयर एल्स? राजस्थान में है और महाराष्ट्र में हमने एंटर हुए हैं. महाराष्ट्र में आपने अभी एंटर किया है. तो हाउ डू यू चूज दीज स्टेट्स? और आपका क्या मतलब, डू यू प्लान आगे भी टू, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग जितना द मोर स्टेट्स द मोर प्रॉफिट. तो हाउ डज दैट वर्क? तो हमारा आगे का प्लान भी यही है, हमें अग्रेसिवली एक्सपेंशन करना है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफ़ी बढ़ाना है. हम मल्टीपल स्टेट्स में एंटर होंगे. हम स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़े. पहले हम गुजरात से शुरू किया क्योंकि वो हमारा होम स्टेट है. गुजरात के बाद नेबरिंग स्टेट्स हमने कवर किए जैसे राजस्थान और एमपी. अब नेक्स्ट फिर हमने महाराष्ट्र में एंटर हुए. तो वैसे ग्रेजुअली हम स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ते हैं. कंपनी अग्रेसिवली आगे बढ़ने के लिए तैयार है. हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार है जैसे मैंने बताया. तो आप जहाँ स्टेट वहीं फैक्ट्री करते हो, कैसे रहता है ये? नहीं, हमारी मेजर 2 ही प्लांट है और यहीं 2 प्लांट से बाकी सब जगह सप्लाई होता है. ओके, अच्छा, ओके. तो एक चीज़ मेरे को आपसे पूछनी है कि जैसे हमने पैकेजिंग की, आपने one thing you change the packaging is for the outer, like for the marketing purpose. But अब जैसे आपने बोला कि shelf life की आपने बात करी कि कितने टाइम तक चलेगा, तो जो एक प्रिजर्वेंस वाला पॉइंट आता है कि हम मसालों को कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं. जैसे आपने बोला कि हम फ्रिज में रख रहे हैं, जो भी हमारे एक घर पे तो हम करते हैं, बट व्हाट डू यू डू लाइक फ्रॉम द कंपनीज एंड कि जिससे मसाले जितने लॉन्ग टर्म तक चल सके? तो पैकेजिंग का उसमें कुछ रोल होता है. हाउ डज दैट वर्क? यस, पैकेजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि मसाले अगर मसालों पे एटमॉस्फेयर की मॉइस्चर की इम्पेक्ट आती है. अगर मॉइस्चर अगर उसमें लग गया तो उसकी क्वालिटी डिटोरेट हो सकती है. मसाले अगर इंटेक्ट पैक्ड कंडीशन में नहीं रखे तो उनके अरोमा फ्लेवर वो डिटोरेट हो सकते हैं. इसीलिए हम 3 लेयर या 4 लेयर पैकेजिंग यूज़ करते हैं जिसमें एयर या वाटर ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं है. यानी उस पर व्हाट वी कॉल मॉइस्चर का इम्पेक्ट नहीं होता है. उसका जो अरोमा है, फ्लेवर है, वो इंटेक्ट रहता है. प्लस शेल्फ लाइफ भी उसकी इम्प्रूव्ड रहती है. अगर वो मसाले एटमॉस्फेयर के या क्लाइमेट के से एक्सपोजर हो गए तो उनकी शेल्फ लाइफ कम हो सकती है, उनका अरोमा कम हो सकता है, क्वालिटी डिटोरेट हो सकती है. सो पैकेजिंग प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो 3 लेयर 4 लेयर किस चीज़ का होता है? ये टेक्निकल आई मीन उसमें एक एल्यूमिनियम फॉइल भी यूज़ होता है. जिससे उसमें मॉइस्चर या एयर या वाटर ट्रांसमिशन नहीं हो सकता है. और अरोमा और फ्लेवर इंटेक्ट रखता है वो. तो अगर मैं आपसे जनरली पूछूं कि एक बॉक्स जब हमारा मसाले का, जैसे मैं आई एम अज्यूमिंग वो पतले से जो अपने स्टैंडर्ड मसाला डब्बा होता है, तो अगर ओपन होता है तो व्हाट डू यू थिंक कब तक हमें कंज्यूम कर लेना चाहिए? एक लाइफ कितनी होती है आफ्टर ओपनिंग इट? मसाले पे ऐसे तो शेल्फ लाइफ उसकी पैक पे लिखी होती है, उतनी शेल्फ लाइफ रहती है. जनरली कंजम्पशन अगर हम ऐसा करें, कुछ हाउसवाइफ है ऐसा है कि मसाले पूरे साल के अगर एक साथ खरीद लिए और उसको सारे मसाले काट के एक डब्बे में भरे तो क्या उन पे एयर या मॉइस्चर लगने का चांसेस है और फ्लेवर डिग्रेड होने के चांसेस है. उस पे डिपेंड. बेटर है आप पैक कंडीशन में रखो. एज एंड व्हेन योर पाउच गेट्स एम्प्टी यू ओपन अप द नेक्स्ट पैक. बेटर प्रैक्टिस तो यही है कि आप जब आपका एक पैकेट खत्म हो तभी आप दूसरा पैकेट खरीदे और पैक्ड पैकेट ही खोल के यूज करें. एंड कीपिंग इट इन फ्रिज, मतलब दिस इज अ रैंडम क्वेश्चन. फ्रिज वाला है तो वो भी हेल्प करता है, बट वो फिर एक बार ओपन हो जाता है तो क्या उसमें मॉइस्चर और वो भी लगता है. तो ओके, यस, पर अप टू सर्टेन लेवल इट हेल्प्स. सर्टेन लेवल, गॉट इट. And what about export? आपका you focus on exports also? Yes, we are focusing on exports also. How's the export market? That's like a biggest question. लोग चाहते हैं क्योंकि बिल्कुल जानना.
नहीं, एक्सपोर्ट मार्केट इज़ वेरी मसाला लुक्रेटिव। के लिए ना? मसाले के लिए काफ़ी लुक्रेटिव है, क्योंकि एक्सपोर्ट मसालों की काफ़ी डिमांड है। उसके मल्टीपल रीजंस है। एक तो है कि इंडियंस वर्ल्ड के हर कोने में बसे हुए हैं, तो इंडियंस है, एशियंस है, दे कंज्यूम स्पाइसेस। बाकी इंडियन स्पाइसेस हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, तो एक्सपोर्ट मार्केट में उनकी डिमांड इसीलिए भी बढ़ी है क्योंकि वो इंडियन स्पाइसेस आर वेरी बेनिफिशियल फॉर द हेल्थ। ओके। इवन फॉरेनर्स भी अब इंडियन क्विजिन अपनाने लगे हैं। हम देखेंगे कि जैसे द नेम ऑफ दिस सेलिब्रिटी विकास खन्ना, ही इज़ अ इंटरनेशनल शेफ, ही बिलोंग्स टू इंडिया, ही इज़ अ इंडियन शेफ। एंड रिसेंटली उनने इवन वाइट हाउस में भी कुछ एक इवेंट था जहाँ पे उनने अपनी बनाई हुई डिशेस सर्व करी थी। आई सॉ दैट, यस। तो ये अब इंडियन स्पाइसेस जो है या इंडियन डिश है वो सिर्फ इंडियंस में ही नहीं, फॉरेनर्स में भी काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है। ट्रू। तो दे आर ऑल्सो कंज्यूमिंग इंडियन स्पाइसेस फॉर देयर फूड, दे आर लाइकिंग इंडियन फूड सो मच। तो आप किसको डायरेक्ट ऐसे मतलब एक्सपोर्ट करते किसको? राइट। रेस्टोरेंट्स को, किसको करते हो? वी अपॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर और इम्पोर्टर जो अच्छा। हमसे प्रोडक्ट परचेस करते हैं और वहाँ के लोकल मार्केट में वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रिटेलर्स के लिए रिटेलर्स वहाँ पे। को। तो सो दे डिस्ट्रीब्यूट इट टू सुपर स्टोर्स हम्म। या रेस्टोरेंट है, होटल्स है, उनको भी सप्लाई करते हैं। बट हाउ इज द मार्जिन एक्सपोर्ट वर्सेस अगर मैं लोकल उस पे नेशनली मतलब जॉब करते हो तो? मार्जिन काफ़ी कम्पिटिटिव है, या वी कैन से काफ़ी थिन है, क्योंकि एक्सपोर्ट में कंपटीशन यूएसए। काफ़ी है वहाँ पे। यस, ओके। कंपटीशन काफ़ी हाई है, तो इसीलिए मार्जिन्स ऐसे बहुत लुक्रेटिव नहीं है। बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले उधर भी हैं, एक्सपोर्ट में भी हैं। यस यस, बिग वो टाइम। हर जगह है। हाँ, वो आई थिंक दैट्स लाइक अ इजी मनी फॉर देम, राइट? हाँ, क्योंकि जो बायर सिर्फ प्राइस पे फोकस कर रहा है, तो वो क्वालिटी जिनके लिए पैरामीटर ही नहीं है, तो वो फिर बट इसमें जो जैसे हमने जितना देखा कि इंटरनेशनली लाइक एफएसएसआई के रेगुलेशंस बहुत स्ट्रांग है, तो तब भी प्रोडक्ट्स सेल हो जाते हैं, एक्सपोर्ट से पहुंच जाते हैं। जो फूड कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ है हर कंट्री में, उनके नॉर्म्स कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं। जैसे यूरोप कंट्री है, तो यहाँ पे फूड कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ के नॉर्म्स काफ़ी स्ट्रिक्ट है। ओके। तो वी आर एक्सपोर्टिंग टू यूके ऑल्सो, यूरोप ऑल्सो, दैट्स व्हाई वी अंडरस्टैंड कि वहाँ पे काफ़ी स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स फॉलो होते हैं। लाइकवाइज फिर अगर मैं बात करूँ अगर अफ्रीकन कंट्रीज़ वेस्टर्न पार्ट, तो वहाँ पे इतने स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स नहीं है। नहीं। तो ये अथॉरिटीज़ के नॉर्म्स जो है कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं। जैसे इंडिया में एफएसएसआई है जो फूड एंड क्वालिटी कंट्रोल करती है, इंडिया का रेगुलेशन बॉडी है। वैसे यूएस में है तो यूएस एफडी है, तो उनके भी नॉर्म्स काफ़ी स्ट्रिक्ट है। राइट। तो इट डिपेंड्स ऑन कंट्री टू कंट्री। एंड यू आर एक्सपोर्टिंग इन मेजरली यूरोप, यूएस, एवरीवेयर? So presently we are exporting to European countries, then USA, Australia. Wow. We have started recently Dubai also. Wow. And few parts of African countries. वेरी नाइस। एक चीज और, मतलब आपने जैसे पूरा एक्सपोर्ट्स की बात करी हमने, आप एक्सपोर्ट डिवीजन क्या है एंड हाउ डज इट वर्क, बट आपने लाइक नाउ यू आर वेरी बिग इन एक्सपोर्ट्स आल्सो जो आपने Right. बताया, तो वो एंट्रिंग की वो जो एक स्टोरी होती है ना, बट लाइक हाँ। एवरीवन, क्योंकि इट्स नॉट इजी अगेन, आप ही ने बताई है जो चीजें हमें पूरी कवर अप करनी पड़ती हैं, तो इज देयर एनी स्टोरी फॉर यू आल्सो कि आपने yes. एक्सपोर्ट्स में कैसे एंटर किया? So there is very interesting story behind it. Yeah. जैसे मैंने बताया, बिजनेस की शुरुआत मेरे दादाजी ने की, और झालोद काफ़ी एक ट्राइबल एरिया में स्मॉल टाउन है, वहाँ कहीं कुछ इंडस्ट्री का कोई एक्सपोजर नहीं है, वहाँ कोई स्किल्ड लेबर नहीं है, कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है। बट 90s में मेरे दादाजी ने एक्सपोर्ट करने के लिए जो भी लाइसेंसेस लेने पड़ते वो सारे प्रोसेस करके रखे थे। यानी उनका विजन काफ़ी हाई था, मैं स्मॉल टाउन में बैठा हूँ पर मुझे वर्ल्ड के हर कोने में अपने मसाले पहुँचाने हैं। दैट्स सो इंस्पायरिंग। तो ही इज़ सो विजनरी एंड आई एम रियली वेरी लाइक ही इज़ माई यू कैन से रोल मॉडल। कितना ह्यूज विजन होना वो हर किसी में नहीं होता है। Yeah. फिर 2000 अराउंड उनने यूएस एक्सपोर्ट भी किया, बट वो स्केल अप नहीं हो पाया बिजनेस समहाउ। व्हेन आई एंटर इन दिस बिजनेस अर्ली 2013, डोमेस्टिक मार्केट, क्योंकि फैमिली के दूसरे डायरेक्टर से माय फादर, 3 ऑफ माय अंकल, वो अच्छे से हैंडल कर ही रहे थे। आई वांटेड टू एक्सप्लोर दिस न्यू फील्ड एक्सपोर्ट मार्केट, जहाँ हम नहीं थे, अभी नहीं के बराबर थे। तो मैंने
एक्सपोर्ट की शुरुआत की। आई फेयरली रिमेंबर मेरा फर्स्ट ऑर्डर मुझे मिला था जो यूके के कस्टमर थे, एंड एज आई सेड यूरोप इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट हाँ, टू you मैच mentioned. देयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, और रेगुलेशन काफ़ी स्ट्रिक्ट है, और मेरे लिए काफ़ी नया था। ऐसे फॉर्मल एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट कुछ नहीं था। आई वॉज सोलली हैंडलिंग एक्सपोर्ट, तो उसके जितने भी पेपर वर्क है, लाइसेंस वर्क है, ज़ीरो से लेके सारा मैंने किया। तो वो एक एक्सपीरियंस काफ़ी अमेजिंग रहा मुझे। वो सारा कुछ पेपर वर्क, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी क्रिटिकल जॉब। अब आपने कभी एक्सपोर्ट किया ही नहीं और सारा काम आप कर रहे हो, जहाँ आपको एक्सपर्टीज नहीं है अवेलेबल। So yours was first was Europe only? Yeah, so Wow, my that's first amazing. consignment went to Europe. मतलब ऐसे इजी वाला अफ्रीका वगैरह भी ले सकते थे Yes, आप। yes, yes. तो मुझे ये ऑर्डर मेरे काफ़ी क्लोज है, क्योंकि मुझे फेयरली याद है, मैं जो अहमदाबाद ICD है जहाँ से सारे कंटेनर जाते हैं, हाँ। वो कंटेनर लॉक करने में खुद गया था। तो ग्राउंड लेवल पे काफ़ी वर्क है, और मुझे आई रियली एंजॉयड इट। नहीं, एंड दैट्स व्हाट ये व्हेन आई हियर सच स्टोरीज, आई मीन ये जो होता है ना, गुजरात में लोगों को एक बहुत बड़ा भ्रम है कि अरे दादा का बिजनेस है, करते आ रहे हैं, इट्स ऑल सिंपल, इट्स दिस एंड दैट, इट्स नॉट दैट। ये आई मीन दिस इज व्हाट एक्चुअली इट टेक्स, कि लोगों को लगता है कि इट्स जस्ट ऑल गागा, बट दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू गो आउट देयर आल्सो। एफर्ट्स तो आप सी सेकेंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन हैव टू बी वेरी कॉशियस। फर्स्ट जनरेशन बिजनेस खड़ा करते, सेकेंड जनरेशन उसको बढ़ाती है, थर्ड जनरेशन है जहाँ सबसे ज़्यादा चैलेंज आती है, क्योंकि उनको सब रेडी मिलता है। अब उसको या तो बढ़ा सकते हैं बहुत से लोग, या तो फिर उसको गिरा भी देते हैं। गिरा भी सकते हैं, हाँ, दे हैव टू, एंड उसमें साथ में होता है ना कि मेरे को भी अपना प्रूव करना है, दैट्स आल्सो अ चैलेंज। वो हमेशा रहता है, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी रहती है कि थर्ड जनरेशन आपको रेडी मिला है तो कुछ और आगे करना है, कुछ और आगे। ये तो हाँ, दैट्स वन, एंड दैट्स अमेजिंग, आई मीन बिकॉज नॉट एवरीवन इज एबल टू डू दैट, वो सिर्फ मेंटेन भी कर रहे होते हैं बहुत लोग, सो दैट्स इंपॉर्टेंट। ओके, आई हैव लाइक, बिकॉज से क्वेश्चंस आते जा रहे हैं आपका। दिस इज वन थिंग कि रिटेल के थ्रू आप करते हो, हाउ इज मसाला ऑनलाइन, मतलब सेलिंग आपकी ऑनलाइन वर्सेस अगर मैं ऑफलाइन की बात करूँ तो वो कैसे काम करता है? हम दोनों चैनल्स पे सेल कर रहे हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। विच इज मोर प्रॉफिटेबली, पहले तो आपका कहाँ से सेलिंग ज्यादा होती है? हमारा मेजर कंट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू हमारा मेजर सेल होता है, मतलब ऑफलाइन ही होगा, ऑफलाइन होता है। ऑनलाइन also we are present on all the marketplaces. Then we have our own e-commerce, and we have also started exploring quick commerce. That is also a big market. और big basket वगैरह। Yes, yes, yes. हाँ, because I think that is like the new shopping thing. मेरे घर पे वही होता है कि आलस हो चुका है इतना कि people are ordering and वहीं से आ रहे हैं सब मसाले। Within 10 minutes you get anything. हाँ, so I think what do you think that's like the new market, right, for you also? Yeah. Even in masala industry. So market is expanding. ऐसा नहीं कि डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर का बिजनेस कम होगा, नई चैनल डेवलप हो रही है। पहले ट्रेडिशनल शॉपकीपर्स थे, उसके बाद मॉडर्न ट्रेड आ गया, जैसे रिलायंस है या डी मार्ट है, बिग बाज़ार है। बट ऐसा नहीं है कि वो बिग बाज़ार या डी मार्ट आ गए तो दूसरे रिटेलर बंद हो गए, ऐसा नहीं। नए वर्टिकल्स खुलते गए, चैनल पार्टनर नए ऐड होते गए, मार्केट बढ़ता गया। इसमें मेरे को रैंडम, मतलब जैसे आपका यू हैव लाइक पूरा प्रोडक्ट है जैसे जाता है, या कोई भी मसाला, मैं एक किसी भी ब्रांड की बात करूँ तो क्या होता है, जैसे बहुत बार होता है कि मसाला रखा हुआ है, ब्लेंडेड मसाला है कोई, तो वो यूज़ नहीं हुआ, तो प्रॉब्ली एक्सपायर हो गया और समथिंग लाइक दैट। तो पीपल, अब उसमें दो चीज़ें हैं, एक बार लोग सोचते हैं कि यार मसाले का टेक्सचर कुछ चेंज नहीं होगा, यूज़ कर लो। एक होता है कि नहीं, एक्सपायर हो गया तो यू नो डोंट यूज़ इट। व्हाट इज़ राइट अकॉर्डिंग टू यू? सी, कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसकी कुछ शेल्फ लाइफ तय होती है। तो वैसे ही मसालों की भी एक शेल्फ लाइफ होती है, और वो विद इन शेल्फ लाइफ अगर यूज़ करो तो आपको रियल अरोमा, रियल फ्लेवर, रियल टेस्ट मिलेगा। ठीक है। एक्सपायर होने के बाद अगर आप यूज़ करोगे तो ये नहीं कि आपका आई मीन खाने लायक नहीं है वो, बट आपको जो मसालों की इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाएगी। वो कम, पर ऐसे कि खाया तो पेट खराब हो जाएगा, सोच वैसा वो डिपेंड करता है उसकी किसी कंडीशन में उसको स्टोर किया है, रॉ मटेरियल कैसा था, उसका स्टोरेज कंडीशन कैसी है, वो सब फैक्टर मैटर करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं योर फेवरेट ऐसे स्पाइसेस, लाइक 3 स्पाइसेस, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट वुड यू से?
अगर मैं मेरी प्रोडक्ट रेंज की बात करूँ आपके उसमें प्रोडक्ट से में, आई एम आस्किंग अबाउट वसंत योर लाइक व्हाट डू यू थिंक दीज आर माय बेबीज लाइक माय बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स, व्हाट वुड यू से? तो मेरे जो बेस्ट प्रोडक्ट मैं कहूँ उसमें से नंबर 1 प्रोडक्ट है हमारा कुमठी कश्मीरी चिली मिर्च, जिसको कश्मीरी मिर्च के नाम से भी जानते हैं। उसमें नेचुरली रेडनेस काफ़ी ज़्यादा होता है और स्पाइसीनेस लेवल काफ़ी कम होता है। तो जिनको कम तीखा खाना है और एकदम रेड कलर की डिश खानी है, कलरफुल डिश, नॉट रेड कलर बट कलरफुल डिश खानी है, तो दे दिस काइंड ऑफ कस्टमर विल डेफिनेटली लाइक टू ट्राई आवर कुमठी कश्मीरी मिर्च पाउडर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है क्लासिक गरम मसाला। काफ़ी यूनिक ब्लेंड है ये, आप डे टू डे में यूज़ कर सकते हैं हर डिश में, और आपको रियल टेस्ट गरम मसालों का आएगा उसमें। तो ये इसकी रेसिपी इतनी अच्छी बनाई गई है कि आपको ज़्यादा तीखा भी फील नहीं होगा, एट द सेम टाइम आपको जो वो एक गरम मसाले के का जो टेस्ट, अरोमा है, स्पाइसेस के अरोमाज, वो आपको फील होंगे। नाइस। तो ये हमारा काफ़ी एक अच्छा प्रोडक्ट है। और थर्ड प्रोडक्ट है हमारा वसंत टी मसाला। टी मसाला, टी ओके मसाला, ओके। दिस इज़ वेरी यूनिक प्रोडक्ट। हमने यानी समझिए डे 1 से जो रेसिपी सेट की थी, आज भी हम वही रेसिपी फॉलो कर रहे हैं। डे 1 मतलब कब था टी मसाले का आपका? एटलीस्ट 40 ईयर्स पहले, तब से है आपका? तब से वही रेसिपी हम फॉलो कर रहे हैं वो, और हमारा काफ़ी लॉयल कस्टमर बेस है इस प्रोडक्ट का, जो एक बार ये प्रोडक्ट यूज़ करते हैं टी मसाला, तो दे रियली लव दिस प्रोडक्ट, और वो उसको उनका डे टू डे का एक इंटीग्रल पार्ट बन जाता है। हाँ, ये I'll give it to my mom। Yeah, I'm मेरी sure माँ बहुत ऐसे she would एक्सप्लोर करती definitely है love टी it. मसालाज में। Yes. नाइस। तो इसमें पर आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली, जैसे ब्लेंडेड मसाला, गरम मसाला की आपने बात की कि उसमें आप पर्टिकुलर की कितने जो आपने बोला कि कितने अमाउंट में मसाला सारे ब्लेंड होने हैं, दैट्स तो ये कैसे होता है, लाइक यू हैव a science team for that, like how does that work? तो इसमें दो चीज़ें हैं। कोई भी नई रेसिपी डेवलप करनी होती तो इंटरनल एक टीम होती है जिसको हम R&D लैब बोल सकते हैं, जहाँ पे प्रोडक्ट का डेवलपमेंट होता है। ठीक है। ट्रेडिशनली पहले तो कोई ऐसी R&D लैब हुआ नहीं करती थी, तब कंपनी के प्रमोटर्स ही इस तरह के प्रोडक्ट खुद से डेवलप करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे, ट्रायल्स करते थे, सर्वे करते थे, उसके बाद क्या फीडबैक आता अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट डेवलप करते थे। तो हमारे काफ़ी कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हमारे वन ऑफ द डायरेक्टर मिस्टर राजकमल भंडारी, ही इज़ एक्सपर्ट इन डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट। तो उन्होंने ही काफ़ी सारे प्रोडक्ट डेवलप किए। तो जो क्लासिक गरम मसाला जो ब्लेंडेड स्पाइसेस है, वो भी उन्होंने डेवलप किया है, और यूनिक ब्लेंड्स की रेसिपी है वो। ओह वाओ। तो हाउ डू यू, बट दैट्स वन थिंग कि कंसिस्टेंसी होता है ना, बिकॉज लाइक जैसे मैं पर्सनली अगर आई एम अज्यूमिंग कि गरम मसाला अगर एक है तो उसका कंटेंट तो हर ब्रांड सेम यूज करता होगा, बिकॉज दैट्स हाउ यू मेक गरम मसाला, बट सबके फिर भी टेस्ट अलग होते हैं, तो व्हाई डज दैट हैपन देन? तो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। उसमें सबसे पहला तो होता है सबकी रेसिपीज, रॉ मटेरियल इंग्रेडिएंट्स सब सेम यूज कर रहे हैं, पर सबकी मात्रा किसकी क्या है उस पर डिपेंड करता है, क्वांटिटी पे। ओके। एट द सेम टाइम रॉ मटेरियल आप कौन सी क्वालिटी का ले रहे हो वो भी मैटर करता है। फॉर एग्जांपल ब्लेंडेड स्पाइसेस में सपोज एक इंग्रेडिएंट यूज़ होता है ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर सपोज मैं यूज़ कर रहा हूँ 100 kg, कोई ब्रांड है जो 200 kg यूज़ कर रहा है ब्लैक पेपर उसी ब्लेंडेड स्पाइसेस में, तो उसका मतलब 200 kg यूज़ किया तो उसका ब्लेंडेड या गरम मसाला बहुत अच्छा होगा ऐसा नहीं है। शायद उसने पुअर क्वालिटी का ब्लैक पेपर यूज़ किया होगा, काली मिर्च जिसको हम बोलते हैं, तो उसको ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। तो इट प्योरली डिपेंड्स ऑन दी क्वालिटी ऑफ द रॉ मटेरियल देन दी रेसिपी। थर्ड पार्ट आता है कि प्रोसेस, कि आप कैसे प्रोसेस कर रहे हैं। प्रोसेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे बहुत से लोग रोस्टिंग भी यूज़ करते हैं प्रोसेस के दौरान। तो आप किस प्रोसेस को कैसे फॉलो कर रहे हो, रोस्टिंग भी कौन से स्टेज में कर रहे हो, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। 10 इंग्रेडिएंट यूज़ हुए तो 10 को आप रोस्टिंग कर रहे हो कि उसमें से सिलेक्टेड को कर रहे हो। तो दिस इज़ हाउ सब सेम इंग्रेडिएंट होने के बावजूद भी अलग अलग टेस्ट होता है। ओके, वाओ, आई मीन देयर इज अ होल साइंस एंड जो एक बैकग्राउंड प्रोसेस होती है, मतलब हम एक लेमैन अगर सोचता है तो बस कि ये आया मसाला आया, सपोज मिर्ची की बात की, मिर्ची की ग्राइंड हुई और बस आ गई, दैट्स द ओनली थिंग दैट वी थिंक। नहीं, ये पूरा साइंस है इसके पीछे। इट्स अ होल साइंस। काफ़ी सालों का एक्सपेरिमेंट करके, एक्सपीरियंस करके फिर प्रोडक्ट एक डेवलप होता है। बट वेयर डू यू, मतलब जैसे आपने अभी बात करी ना कि जो स्टार्ट में आपने बोला था कि हेल्थ
आयुर्वेद में हेल्थ के उससे मसालों को यूज किया जाता है। तो आपको क्या लगता है, जैसे आई हैव बीन सीइंग अ लॉट ऑफ एड्स आल्सो कि यू नो दिस मसाला गिव्स यू विटामिन, या ये सारी तरीके से भी कर रहे हैं। तो एक मसाला इंडस्ट्री एंड जो एक फ्यूचर की आगे क्या क्या होने वाला है, व्हाट डू यू थिंक, कहाँ जा रहा है? सी मसालों में हेल्थ बेनिफिट्स है, कुछ कंज्यूमर को पता है, बट काफ़ी ऐसे कंज्यूमर है जिनको, जैसे आपने भी बोला मुझे चिली में भी कुछ हेल्थ बेनिफिट होता है, आपको नहीं पता। जैसे जनरली लोगों को पता है हल्दी है तो भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीबायोटिक है, एंटीसेप्टिक है, वो लौता हल्दी का तो ही पता उसमें है यूज़ सबको। करते, कुछ लग गया तो यूज़ करते, या हाँ। दूध में हल्दी मिला के पी लेते। बट लाइकवाइज चिली मैंने जैसे बताया, चिली में भी कैप्सिसिन होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, जो हमारी हड्डियों के लिए, हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। रेड चिली। फिर जीरा है, वो भी, उसके भी कई हेल्थ बेनिफिट है। हींग है, हींग हमें डाइजेशन में हेल्प करता है। वैसे हर स्पाइसेस की कुछ ना कुछ हेल्थ बेनिफिट है। और अगर अच्छी क्वालिटी के रॉ मटेरियल यूज़ करके अगर प्रोडक्ट बना गया तो वो आपकी हेल्थ को भी बेनिफिट तभी करेंगे। अगर पुअर क्वालिटी के रॉ मटेरियल यूज़ करके प्रोडक्ट बनाए तो फिर आपकी हेल्थ को बेनिफिट इतना नहीं देंगे। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। आई मीन मतलब जो एक्चुअल यूज होता था मसाले का वो ये होता था। दिस वाज इम्पोर्टेंट कि तुम खा रहे हो, वो खाना तुम्हारा ढंग से डाइजेस्ट हो, खाना का यू नो आई एम अज्यूमिंग कि टेस्ट शुड बी द लास्ट प्रायोरिटी व्हेन इट कम्स टू बाइंग अ मसाला। हम कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए इसके लिए काफ़ी एक्टिविटीज करते थे और फिलहाल अभी भी कर रहे हैं। कस्टमर को एजुकेट करना काफ़ी ज़रूरी है। सिर्फ हम ये कहते हैं कस्टमर को कि मसाले सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं है, ये आपकी हेल्थ के लिए भी इतना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमने काफ़ी लिटरेचर भी डेवलप की जिसमें हमने पूरा रिसर्च करके मसालों के क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स है वो हमने उसमें निचोड़ पूरा डाला है। और जितने भी कस्टमर्स पॉसिबल हम टच कर पाए उनको सबको ये इन्फॉर्मेशन देते हैं। इनफैक्ट हमने कई कैंपेन्स भी पास्ट में किए जिसमें हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे थे कि आप जब खुले में जाके पानी पूरी खाना अवॉइड करते, हाइजीन की बात करते, अनबॉटल्ड पानी नहीं पीते, बाहर जाते तो बॉटल्ड पानी पीते, तो फिर आप मसालों की जब बात आती है तो खुले में मसाले जो पीसते वो क्यों खाते? ट्रू, वो तो आपको हेल्थ को बहुत नुकसान करते हैं। तो वैसे हमने अवेयरनेस बढ़ाने के लिए भी काफ़ी कैंपेन हमने किए हैं। तो ताकि हम कंज्यूमर को अवेयर कर सके भाई आप ब्रांडेड स्पाइसेस लीजिए, स्टैंडर्ड कंपनी के स्पाइसेस लीजिए, मसाले सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं है। बट डू यू सी द चेंज? ये खुले मसाले का जो आपने बात की, आई थिंक ये आई हैव सीन द कैंपेन्स, बट डू यू सी द चेंज? सी कंज्यूमर परसेप्शन ऐसी चीज़ है जिसको चेंज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है या इट्स वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। ओवरनाइट चेंज नहीं हो सकती। बरसों से जो कस्टम्स या ट्रेडिशन है वो ओवरनाइट नहीं बदले जा सकते, क्योंकि ये ट्रेडिशन के साथ हमारे ग्रैंड मदर या सुपर ग्रैंड मदर उनने ही एस्टैब्लिश की है। तो वो उनका जो बिलीफ है उस प्रोसेस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और वो कस्टमर की बिलीफ को आप चैलेंज कभी नहीं कर सकते कि नहीं आप जो कर रहे हो गलत है, आप यू कैन नॉट से ऑन हर फेस। तो हम उनको एजुकेट कर सकते हैं कि इस तरह के खुले मसालों में ये इश्यूज आते हैं, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, यू शुड प्रीफर सम ब्रांडेड स्पाइसेस। और ये तो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो जैसे अब इतने ट्रेंड्स आ गए ना ऑर्गेनिक, और ये दिस इज़ नॉट ट्रेंड, दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। क्योंकि जितनी मैं हेल्थ पॉडकास्ट भी करती हूँ ना, वो जो एक बीमारियों का और ये सारा मेजर रीज़न कम्स आउट टू बी कि फूड, दैट इज़ लाइक वो। तो वो चीज़ हमें अवेयरनेस की, इसीलिए मैं फोकस भी करती हूँ। और आई हैव बीन सीइंग कि लोग सुनते तो हैं एटलीस्ट, एंड दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग चेंज वन डे एट अ टाइम वाला सिचुएशन बहुत ज़रूरी है। सी हम थिएटर में जाते हैं, पॉपकॉर्न आप देखिए 400 रुपीज़ का एक पॉपकॉर्न का बकेट लेके बैठते हैं हम। जब मसालों की बात आती है तो पूरे साल में एक फैमिली में कितना 5 किलो 7 किलो मसाले चाहिए। अब उसमें वो अगर रुपए बचाने जाएगा तो पूरे साल का अगर हिसाब लगाने जाएगा 200-500 हज़ार रुपये से ज़्यादा का हिसाब नहीं लगेगा। तो वो 1000 रुपये के लिए पूरी हेल्थ की, पूरी फैमिली की हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज क्यों करना? बहुत सही बात बोली आपने। वी शुड इन्वेस्ट इन गुड क्वालिटी स्पाइसेस। मतलब लॉन्ग विजन अगर देखा जाए तो इतना सही डिफरेंस है। पैसे जो बचाने इतने ही बचेंगे बस। तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ जाएगा। बट वहाँ पे आपको एक कंसिस्टेंट क्वालिटी मिल रही है, एक गारंटी मिल रही है कि आजकल को क्वालिटी में कुछ भी डिफेक्ट आया तो देयर आर फ्यू अथॉरिटीज हु आर आंसरेबल टू यू। अगर खुले में मसाले बने वो तो 2 महीने 3 महीने बिजनेस करके चले जाएंगे, वो आपको जवाब नहीं देंगे या आपको सेटिस्फाई नहीं करेंगे आपकी क्वेरीज को।
तो ये डिफरेंस है। सो ट्रू, वाओ। आई मीन थैंक यू सो मच निर्मित, ये बहुत ही वही है जो मैं बोलती हूँ ना कि इंफॉर्मेटिव इज वन थिंग, बट आई होप दैट विल ब्रिंग सम चेंज। अगर दो लोग भी इसको देख के और अपने जो एक अपनी हैबिट्स को और ट्रेडिशन को, मैं कुछ नहीं बोलती, बट एक होता है ना कि वॉट एवर इज राइट फॉर यू, उसको अगर चुन पाए तो दैट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। नहीं, इवन मैं ऑडियंस को भी बोलना चाहूँगा कि जो खुले में जो मसाले बनते हैं वो दीज आर वेरी हार्मफुल, जहाँ आपको क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं है, जहाँ कोई प्रोडक्शन प्रोसेस में क्लीनिंग कहीं हो नहीं रहा है, तो यू शुड अवॉइड गेटिंग स्पाइसेस ग्राइंडिंग इन दी ओपन एरिया। उससे बेटर आप प्रीफर करें जहाँ कोई ब्रांडेड स्पाइसेस खरीद रहे हैं, तो क्योंकि मसाले आपकी हेल्थ के लिए है, ना ही आपके स्वाद के लिए। वेरी ट्रू, सो ट्रू। स्वाद के लिए ना, दैट इज समथिंग जो मैं आपसे बात की ना, इट एक्चुअली क्लिक माय माइंड कि हम मसाले स्वाद के लिए यूज करते हैं, बट इट वाज सपोज्ड टू बी टेक्निकली फॉर हेल्थ। दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस अगर ये चीज आ जाए। थैंक यू सो मच निर्मित, अमेजिंग सेशन।